It's visible now? Yes, sir, it's visible. Okay. तो फिर अब लिटरली मैं लेट नहीं करते, इसको स्टार्ट करूंगा। ये जूम इन जूम आउट दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा If अगर I'm इसको हम zooming, अगर हाँ जूम कर लेंगे, जूम करेंगे तो हाँ मैं बेटर है जूम, सर। मतलब दिख जूम हो रहा है तो आपको दिख रहा है ना, ये मैं पूछ यस 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 सर। रहा हूँ। एंड आई एम यूजिंग द पेन, वो भी दिख रहा है ना? वो भी दिख रहा है, परफेक्ट है। ठीक है, ओके। ये बढ़िया है, परफेक्ट। परफेक्ट सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो जनरली मैं इस सेशन में कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट तो कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं पर्टिकुलर। दूसरा कि क्या ऐसे कॉमन सेंस वाली चीजें हो सकती हैं जो यूज किए तो करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि अगर मैं, जैसे मैं अगर फिर से एग्जाम देता या फिर आप लोगों की जगह पे होता तो मैं कैसे सोचता पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। वो भी चीजें मैं एक एक क्वेश्चन में शेयर करता जाऊंगा। ओके। और फिर लास्ट में जो भी डाउट्स हैं आप राइट करके रख दो, फिर हम उस टाइम पे लास्ट में डिस्कस कर लेंगे क्या इश्यूज हो रहे हैं। ठीक। हेलो। चलेगा सर, चलेगा। ऑल गुड ठीक। सर। हाँ दिलीप, आप बीच में रिस्पॉन्ड करते रहना ताकि मुझे पता चले कि हाँ सही चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। देन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पोजीशन वाज स्वतंत्र पार्टी। लिटरली ये वाला चीज है, तो फैक्चुअल है। जनरली पेपर सॉल्व करने के लिए जो फैक्ट है, जो भी आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो तो मतलब मैक्सिमा है। उस बिना उसके आप चीजें सॉल्व नहीं करेंगे। वो चीज है कि आपको जितना नॉलेज होगा पेपर उतना ही बढ़िया जाएगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। पर हम कहीं ना कहीं ये चीजें डिस्कस करेंगे कि सारी नॉलेज हम ले नहीं सकते एक ही बार में कि 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन हमें आते हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। जनरली हो सकता है तीन पूरे यहाँ पे दिए हुए हो, तीनों हमारे पास तीनों का इन्फॉर्मेशन ना हो, तो हम कैसे ड्राइव करके मिनिमम वाले पे आएंगे ताकि हम उसको गेस वर्क यूज कर पाए। ये तो पुराने पैटर्न के पेपर्स हैं जो काफी पहले यूज होते थे, फिर भी 18 में कुछ चीजें पता चल जाएंगी। जब हम 23 24 का अच्छे से डिस्कस करेंगे ना, तो वो फिर नए वाले पैटर्न पे उसमें भी देखेंगे कि कैसे 18 वाली चीजें भी यूज हो रही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। तो वी आर अज्यूमिंग कि ये क्वेश्चन का ये वाला जो पार्ट है हमें नहीं आ रहा है कि
कौन सा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था। फिर उसके बाद फिर हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ द ओपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। इसमें भी एक चीज फैक्ट है, इसमें भी फैक्ट है। और ये थर्ड वाला जो है, इफ द लोकसभा इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एलओपी। तीनों क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, पर जनरली जो भी ट्रेंड है यूपीएससी का, जो भी हम चीजें कोई एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, यूपीएससी का ट्रेंड है, आप राइट भी कर सकते हैं कि वो जनरली फैक्ट से खेलते हैं। और फैक्ट में भी कई सारे स्ट्रैटिफिकेशन बना रखे हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर वर्ड है तो वर्ड से उतना ज्यादा नहीं खेलेंगे, अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स से बहुत ज्यादा खेलते हैं ये लोग। नंबर को इधर उधर कर देना, 50 को 100 कर देना, 100 को 50 कर देना, तो यूपीएससी की आदत होती है जनरली। तो इसमें हम लिटरली अगर ये देखें कि लोकसभा में पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इसमें जो सबसे वल्नरेबल जो स्टेटमेंट है, जो फैक्ट के हिसाब से जिसको हम लोग गलत कर सकते हैं, वो लग रहा है थर्ड वन। क्योंकि एक बार ईयर का थोड़ा सा यूपीएससी सोच सकता है कि मतलब हर कोई एक एग्जैक्ट ईयर याद करके नहीं चल सकता, बट ये जो मिनिमम नंबर्स है ना, ये बहुत ही जनरल होते हैं और ये याद करके आना होता है, या पर्टिकुलरली पता होता है कि एलओपी कितने लोग रहेंगे तो होगा, कितने नहीं होगा। तो जनरली यूपीएससी यहाँ ऐसे खेल देता है। तो इसमें अगर हम ये थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट करेंगे ना, 75 मेंबर्स वाला, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नंबर 2। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें रिस्क लेना पड़ेगा कि हाँ कौन सा चीज है जो सबसे ज्यादा गलत लग रहा है। आपको इसमें से एक भी चीज पता होगी आंसर की कि कौन सा होता है, तो वो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। और सबसे इजी हमारे लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है कि 50 मेंबर होना चाहिए एलओपी के लिए, या फिर सॉरी वो 1/10 होना चाहिए उसके लिए, एलओपी के लिए। अभी तो फिलहाल 500 के आसपास है, तो 55 या 550 हो जाता है, तो उस हिसाब से इसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। बाकी सबको बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस देने की जरूरत भी नहीं एग्जाम में। ठीक, जनरली। अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन ऑकर इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। ये क्वेश्चन हमारे, या तो आप शंकर आईएएस यूज कर लो या पीएमएफ आईएएस यूज कर लो, मतलब आराम इजिली उसमें मिल जाएगा नोट्स में कि हाँ क्या क्या होता है डेजर्ट वालों का, जो प्लांट्स होते हैं उनको कैसे, वो कैसे सरवाइव करते हैं वहां पे। तो सबसे पहले हमारा थॉर्न्स। तो ये चीज हम बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं कि हाँ वहां पे थॉर्न्स होते हैं। ठीक। हार्ड एंड वैक्सी लिप्स, ये भी जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस में देखा है लीव्स हार्ड होते हैं, वैक्सी होते हैं, तो ये दोनों 1 और 3 पे आ गए। और टाइनी लिप्स का मानते हैं कि कंफ्यूजन भी है कि टाइनी लिप्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जनरली अगर मेरे पास 1 और 3 आ गया तो मेरे को जरूरत ही नहीं है बाकी सब पढ़ने के लिए, क्योंकि एक डी ही ऑप्शन बच रहा है जो 1 और 3 को दोनों को साथ में रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एनएसएसओ 70th राउंड ऑफ दिस सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। तो ये अब कहीं ना कहीं करंट अफेयर का नॉलेज वो है, ये आपको मिजान आईएएस या फिर कोई भी करंट अफेयर आप पढ़ोगे तो उस टाइम पे जो भी सर्वे हुआ रहता है उसके डेटा वगैरह है, उस टाइम पे एक बार नजर मारना होता है, ऑटोमेटिक चीजें दिमाग में रहती हैं, थोड़ा सा भी पता रहेगा ना कि क्या पढ़ा था, कितना परसेंट था थोड़ा सा, तो उस पर क्लिक हो जाता है। तो ये प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन है भी नहीं। तो उसमें पहला ऑप्शन है, राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स अमंग इट्स रूरल हाउसहोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड इन द कंट्री a little over 60% belong to OBC. थर्ड है, in Kerala a little over 60% of agricultural household reported to have received maximum income from the sources other than agriculture activities. तो जनरली इसमें देखा जाता है कि तीनों में फैक्ट दिया हुआ है। और ये चीज आप देखना एक चीज की, एक मैं बता रहा हूँ ये जनरली सही होता है, आप आगे भी देखोगे क्वेश्चंस में। और जनरली ये चीज होता क्या है कि जहां पे ऐसे लिखा होता है कि मिनिमम किसी चीज का लिखा होता है कि हाँ इससे कम होता है, तो जनरली वो वाला चीज एक लिमिट कर दिया रहता है, वो चीज सही होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कोई चीज का पर्टिकुलर दिया होता है कि इससे ज्यादा हो सकते हैं, वो जनरली यूपीएससी में गलत होता है, क्योंकि लिटिल ओवर 60% यहाँ पे दिया हुआ है, और उससे ज्यादा अगर बता रहा है तो थोड़ा बहुत हेवी वो फैक्ट हो जाता है, 60% से ज्यादा। तो इस तीनों में अगर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है गलत होने का, वो मेरे हिसाब से लगेगा कि आंसर ये 2 नंबर है। क्योंकि 60 दिखने में भी तो बहुत ज्यादा वेग वेग टाइप का लग रहा है कि 60% से ज्यादा ओबीसी को कैसे जा सकता है, वो भी राजस्थान में। तो वहां पे एससी एसटी का भी वो है,
अरे सॉरी कंट्री में, वहां पे मतलब ओबीसी ऐसे 60% जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो एक ऐसा कर सकते हैं कि 2 नंबर को हम गलत करें। और यूपीएससी में ये 2018 का पेपर है, यहाँ पे तो ऐसे अभी तो नए 1 to 1 to 2 गुड ऐसे करके वो आ जाते हैं। पहले क्या होता था कि 1 2 3 2 3 ऐसे वाले ऑप्शन होते थे, यहाँ एलिमिनेट करना ज्यादा इजी होता था। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, वो चीजों को हम डिराइव करेंगे जब 23 24 वाले पेपर को देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अगर देखें तो दूसरा वाला ऑप्शन है जिसमें बोला है लिटिल ओवर 60%, तो उसको हम कट करेंगे तो आंसर सीधे आ जाएगा यहाँ पे दिस 1 and 3। अगर मैं कहीं पे इनकरेक्ट रहूं तो एक बार कोई भी माइक ऑन करके एक बार प्लीज आप श्योर बता। श्योर श्योर श्योर, अगर कुछ होगा मैं अपडेट करूंगा सर आपको। हाँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली पढ़ा, मैं बहुत बिजी था तो मैंने क्वेश्चन आज देखा नहीं, मेरे को डिटेल थोड़ा सा पहले से एक बार देख लेना चाहिए था सारे क्वेश्चंस। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो ये जनरली आप चीज एक चीज कहीं आप अगर पेपर रखे हो पास में, तो ये चीज नोट कर लेना कि थोड़ा सा जो पर्टिकुलर एक परसेंटेज के, अगर लिटरली कोई भी चीज है बोल रहा है कि हाँ इस परसेंटेज से ऊपर है, तो वो वाली चीजों में थोड़ा सा डाउटफुल है। मतलब ये ऐसा एकदम नहीं माना जा सकता कि ये वाला चीज आएगा तो गलत ही होगा यूपीएससी में। बट हाँ, हमारा थोड़ा सा एक सेंस वो हो जाता है, कर लेता है कि शायद ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है एलिमिनेट करने में। ओके सर। नेक्स्ट है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच में डिफरेंस खेलता है। तो यूपीएससी की बहुत मतलब से कॉमन आदत है कि वो दो बाइनरी चीजों में खेलता है। दो चीजों को लेगा, दोनों को ऐसे स्वैप करता रहेगा उसको, क्योंकि एनजीटी में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं कि वो पूछ ले। सीधा सीधा अगर कोई भी चीज यूपीएससी उठा के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछना स्टार्ट करता है तो सबको पता है। तो वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि पेपर के टाइम पे इस सिचुएशन में दो दो बॉडी ले लो, दोनों को कंफ्यूज कर दो। फिर एक्चुअली यूपीएससी का बाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समझना कि बाइनरी को कैसे खेलता है। वो बाइनरी में ऐसे कर देता है कि जनरली ग्रीन ट्रिब्यूनल और सीपीसीबी को लेगा, एक दूसरे को फैक्ट को स्वैप कर देगा। तो ये चीज जहां भी दो वाली चीज आ जाए तो ये चीज दिमाग में रख लेना कि हो सकता है इसने स्वैपिंग करी हो, इसके फैक्ट को उसमें लगा दिया हो, उसके फैक्ट को इसमें लगा दिया हो। तो फर्स्ट अगर ऑप्शन है एनजीटी हैज बीन established by an act where CPCB has been created by an executive order of government। दूसरा ऑप्शन है एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन, ठीक है, वेयर द सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल एंड एम्प्लॉय। तो ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, उसमें ये तो एकदम प्रॉपर जनरल लाइन है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। तो जनरली ये चीज तो हम कोई भी इंसान होगा तो हाँ मारेगा कि हाँ सही आंसर है। तो जनरली एक चीज हमारा हो गया कि हाँ 2 वाला सही है। तो ये बोथ 1 and 2 ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, ए और डी। अब हमें दो बी और सी में टिक करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एनजीटी है स्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट, ये तो थोड़ा फैक्चुअल है। फिर इसमें भी अब थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर नहीं पता है कि सीपीसीबी कैसे क्रिएट हुआ था, किस एक्ट के अंदर क्रिएट हुआ था, तो थोड़ा सा ये फैक्चुअल हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको श्योर होगा कि एटलीस्ट डिराइव करके आप 2 पे आ गए हो, और आपके पास 50-50 चांसेस हैं कि कोई भी मारोगे तो आपका 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत हो सकता है। अगर लेकिन आपने एक भी चीज डिराइव नहीं किया है, आपने आपके पास चारों ऑप्शन कंफ्यूजन है कि चारों लग रहे हैं कि चारों सही हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको एक टिक मारोगे तो आपके 25% चांस है कि वो सही है और 75% चांस है कि वो गलत हो जाएंगे। लेकिन जहां आप हटाते जाते हो, आपने एक ऑप्शन हटा दिया, तो आपके पास 33% चांस है कि आपके सही हो जाएंगे और 66% चांस है कि गलत हो जाएंगे। आपने दो हटा दिया तो वही चीज 50-50 हो जाता है, और एक एक और हटा दिया तो वो तो 100 हो जाता है। तो बेटर है कि आपको सारे जितने भी ऑप्शन हैं उसमें कोशिश ये करना है कि डिराइव करके मिनिमम पे आ जाए, फिर वहां पे रिस्क लेना इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसमें थोड़ा सा इसने वो किया है कि एनजीटी को बोला है कि स्टैचुरी है, उसको सीपीसीबी को बोला है नहीं है, तो ये वाला फैक्ट गलत है, तो ये वाला हम सीधे आंसर मार देंगे 2 ओनली। नेक्स्ट पॉलिटी से क्वेश्चन है, पॉलिटी और इकोनॉमी दो ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, और पॉलिटी से तो मेरे को रेयरली ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं जो शायद ही लक्ष्मीकांत से बाहर आए होंगे। और ऐसा भी नहीं कि लक्ष्मीकांत से डीप लक्ष्मीकांत से कहीं पूछ लिया कि एक पर्टिकुलर लाइन जो रेयरली कोई पढ़ता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एकदम जो आर्टिकल्स है ना, जो क्योंकि यूपीएससी पेपर बनाता है वो लक्ष्मीकांत बुक से नहीं बनाता है, वो सारे एक्सप्लेनेशन को इतना नहीं देखता है, देखेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो चीजों पे ज्यादा फोकस करता है यूपीएससी। तो बेटर यही रहेगा कि जब हम भी तैयारी भी 2 ढाई महीने हमारे हैं, तो कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंट और पॉलिटी ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो,
और पॉलिटी के तो अगर आप अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ जाते हो तो ऑलमोस्ट अगर 20 18 20 जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से एक या दो ही गलत होगा, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में। अदरवाइज सारे के सारे सही कर सकते हैं उसमें। अभी तो मैं लिटरली ये क्वेश्चंस देख रहा हूँ तो मुझे तो बुक का चीजें पता है कि हाँ, मुझे दिमाग में ये भी आ रहा है कि हाँ ये वाली लाइन बुक में यहाँ है, ये वाली लाइन बुक में यहाँ है, तो ये एडवांटेज है थोड़ा सा पॉलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड वाला ऑप्शन है द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड इन दिस कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो जनरली ये क्वेश्चन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ। हाँ, तो जनरली ये कैन वाला एक तो दूसरा पहला तो वो 50% वाला मैंने बताया था कि हाँ मतलब मैक्सिमम और मिनिमम में सेट कर देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मिनिमम वाले के चांस ज्यादा सही होते हैं और मैक्सिमम वाले के चांस ज्यादा गलत होने के होते हैं। दूसरा एक चीज जनरली यूपीएससी यूज करता है जहाँ पे कैन नॉट होता है, नॉट लगा दिया तो वो डाउटफुल हो जाता है कि वो गलत होगा। जहाँ कैन लगा दिया वहां पे पॉसिबिलिटीज तो इनफाइनाइट होती है बहुत सारी चीजों की, जैसे कि साइंस एंड टेक में कहीं भी कैन अगर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो चीजें ज्यादा सही हो, और नॉट यूज कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तो वहां पे ये नहीं करना है कि लगा ही देना है वैसे आंसर गलत ही होगा या सही होगा, पर हाँ थोड़ा सा वहां पे यूज करना है माइंड को कि हाँ हो सकता है ये कंफ्यूजन किया हो इसमें। तो लिखा हुआ है पार्लियामेंट कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ, तो सिंपल सी बात है पार्लियामेंट 9th शेड्यूल में डाल सकता है। ऐसा कोई कहीं पे नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकता, तो जनरली हम ऐसे आ जाएंगे कि हाँ पहला सही है और बोथ 1 और 2 सही है, एलिमिनेट कर दिए तो दो ये निकल गए। सेकेंड वाला है वैलिडिटी ऑफ लॉ कैन प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो हम पूरा पॉलिटी पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि जितने भी टसल हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और ये अपने सुप्रीम कोर्ट के बीच में, वो सारे इसी बात पे हुए हैं कि वो एक निकालते हैं कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता और फिर कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देता है। तो जनरली रेयरली ही ऐसा कोई चीज है, शायद देखना पड़ेगा पॉलिटी में, जो जुडिशियल परव्यू के बाहर है कोर्ट के। तो फिर ये दूसरा वाला आंसर गलत हो जाता है, तो जनरली आंसर हमारा 1-1 लिया जाएगा। और ये पॉलिटी के एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आप थोड़ा किसी एक जो कंपाइल करके नोट्स देते हैं कोचिंग वोचिंग वाले कोई कई सारे, वहां भी पढ़ लोगे 50 पेज में, उसमें भी ये लाइंस आ जाती है। नेक्स्ट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये हर साल न्यूज में रहता है और ये इसका एकदम प्रॉपर फैक्चुअल है कि हाँ मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। ये फी जो होता है पे करते हैं कस्टमर उनको, तो मर्चेंट पे करते हैं, तो ये वाला चीज फैक्चुअल है, तो इसका पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज हो सकता है। तो इसमें आप कुछ गेस नहीं मार सकते, पता हो तो सही है, नहीं पता हो तो फिर गलत ही हो जाएगा इसमें। पर ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट बहुत न्यूज में रहता है और हमेशा रहता है, और जब आपने अगर पूरे साल में पूरा विजन या फिर कोई भी कोचिंग का कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको उसमें दिख जाएगा कि हाँ मर्चेंट डिस्काउंट रेट यूज हुआ है, और एक ये इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आराम से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो ये भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है कि इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही जनरल लाइन है कि अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर कोई बनता है तो उसको वो टेक्नोलॉजी मिलेगा ही मिलेगा। तो नंबर 1 बहुत ही जनरल लाइन है, इसमें ऐसे रॉन्ग करने का कोई दिख नहीं रहा है, मतलब इसको सही करेंगे तो हमारे दो आ जाते हैं, बोथ 1 and 2 and 1, ये दो हमारे एलिमिनेट हो गए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ ट्रीटी एनपीटी। तो ये चीज थोड़ा सा वो है कि जरूरी नहीं है कि आप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर हो तो आप एनपीटी के मेंबर भी बन जाओगे, क्योंकि ये जनरली न्यूज में भी रहता है। एनपीटी का हमारा जो है चाइना ने ब्लॉक कर रखा है कि नहीं बनना है, इंडिया को नहीं बनने देता है। तो ये अगर थोड़ा सा भी अगर वो कॉमन सेंस यूज करेंगे कि हाँ एनएसजी के मेंबर हो सकते हैं बट एनपीटी के इंडिया अभी तक मतलब चाइना ब्लॉक कर रहा है, तो जनरली क्या है कि उसमें लगाएंगे कि नहीं ये जरूरी नहीं है। तो यूपीएससी में ये भी चीज है जहां मैंडेटरी वर्ड आ जाता है या फिर कोई भी चीज फोर्स करने की कोशिश करता है ना किसी भी स्टेटमेंट में, तो जनरली ये चीज हो जाता है कि हाँ हो सकता है ये गलत जानबूझ के यूज कर रहा हो, कई सारे वर्ड यूज कर देता है कि ऑटोमेटिकली, मैंडेटरी,
वनली, ऐसे कुछ फोर्स्ड यूज करता है ना यूपीएससी जानबूझ के कि हाँ इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता ऐसे करके, तो थोड़ा सा चांसेस हो जाते हैं गलत होने के। तो फिर ये टू वाला गलत करेंगे तो हमारा आंसर वैसे भी आ जा रहा है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवाई एन इक्वलाइजेशन टैक्स। इक्वलाइजेशन टैक्स भी बहुत न्यूज में रहता है और हमेशा रहता है। 6% ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। सबसे पहले इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट तो जनरली ये चीज फैक्चुअल है, इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि इसका कब हुआ था। तो ये जनरली 2016 में आया था और ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं आया था। तो ये प्रॉपर एक फैक्ट है, इसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज हमें कंफ्यूजन है तो हम सेकंड वाले में चलते हैं कि नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये भी चीज थोड़ा सा ये फैक्चुअल है, इसमें वो नहीं कर सकते हम कि ये चीज सही है ये चीज गलत है। इसमें दोनों गलत ही होगा। ये न्यूज में था उस टाइम पे 2018 में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स हुए थे हमारे, तो उसके रिगार्डिंग। तो ये पूरा फैक्चुअल है, इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। तो इसका आंसर होगा नाइदर वन नाइदर टू, इसमें क्लेम नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही है, एफआरबीएम। The Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state government. दूसरा वाला ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 20%, 21% ऑफ द जीडीपी एज कंपेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। And third option is, as per Constitution of India, it is mandatory for a state to take central government consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. तो इसमें जो सबसे दो चीज, सबसे पहला जो फैक्ट है उसमें बहुत सारे फैक्ट डाल रखे हैं इन्होंने, तो थोड़ा हमें कंफ्यूजन है कि आता है कि नहीं आता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सेकंड वाला भी सेम है, तो सबसे पहले हम थर्ड वाले पे आएंगे, देखते हैं कि थर्ड वाला चीज कर सकते हैं कि नहीं। तो इस पे लिखा हुआ है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक कंसेंट। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि अगर बिना कंसेंट के अगर स्टेट को लोन लेना अलाउड होता तो वो कितने लोन ले चुके होते, बाहर से ले लेते कहीं से भी ले लेते। पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे, वो जब वो ये भी सिंपल का हमारे आर्टिकल से क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि कहीं डीप डाउन से क्वेश्चन उठा के दे रहा है। ये 293 आर्टिकल से उठाया है कि हाँ नहीं ले सकते। तो पॉलिटी का तो एक चीज तो सिंपल सा है कि सारे आर्टिकल्स अगर अच्छे से पढ़ लिए तो ऑलमोस्ट 60 70 80% पॉलिटी आराम से हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे ये हो गया कि हाँ थर्ड सही है, तो हमारा एक एलिमिनेट कर हो गया नंबर वन। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा बाकी सही है। तो एक एक और है कि जनरली जैसे कि साइंस एंड टेक आ गया है, साइंस एंड टेक में बोलता है कि ये हो सकता है, दिस कैन बी, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन होते हैं जनरली ऑल ऑफ दिस, कैन लगा दिया तो। लेकिन अगर हम पॉलिटी यूज कर रहे हैं, पॉलिटी हो गया, हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया या फिर बाकी सब्जेक्ट हो गए, उसमें अगर ये तीन स्टेटमेंट दे रहा है, वन टू थ्री, दो स्टेटमेंट दे रहा है तो हो सकता है बोथ टू, वन एंड टू सही हो। लेकिन अगर तीन स्टेटमेंट देता है तो इट इज बहुत रेयर होता है कि तीनों का तीनों सही हो, और जिसमें फैक्ट भरे हुए हैं अलग अलग, उन्होंने बहुत मेहनत करके उठा के सारे फैक्ट डाले हैं क्वेश्चन में, और तीनों सही कर दें कि वन टू थ्री तीनों सही है, ये बहुत ही कम होता है, रेयर होता है। तो अगर हमें नॉलेज नहीं है तो लिटरली हम ट्राई ये भी कर सकते हैं कि हम इसको हटा दें, डी को, तो हमारा वैसे भी 50-50 आ गया। कि अब आगे फिर आगे आपको देखना है, इसमें से थ्री वाला तो सही है, आपको टू और वन में देखना है कौन सा ज्यादा गलत लग रहा है। हाँ, और ये जनरली क्या होता है कि मैंने बताया था जो यूपीएससी बाइनरी खेलता है, बाइनरी में क्या खेलता है कि दो चीजों को स्वैप करता है। यहाँ पे उसने क्या किया है, स्टेट वाले को गवर्नमेंट में सेंट्रल में डाल दिया है, सेंट्रल वाले को उठा के इसने स्टेट में एक्सचेंज कर दिया है यहाँ पे। तो ये वाला चीज, ये फिर से मैंने जो बताया था कि जो स्वैप खेलता है यूपीएससी, उसने यहाँ पे किया है। तो जब आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, अभी ये तो 2018 का ट्रेंड है, तो उस टाइम पे जैसे मैं करता था 1920 में, तो जो भी क्वेश्चन आते थे तो मुझे पहले से देखते ही लग जाता था कि ये इसमें दो चीजों को यूज किया है, दो अलग अलग एंटिटीज को, और हो सकता है चीजों को स्वैप कर दे, तो दिमाग में आ जाता था। तो अभी जब 23 24 वाले
जो क्वेश्चन पेपर है ना प्रीवियस ईयर, वो आप जितना देखोगे, आप कोशिश करोगे 3 बार 4 बार 5 बार देखो, और जितनी बार देखोगे पूरे क्वेश्चंस एक नया कुछ फैक्ट निकल के आएगा कि अरे यूपीएससी का तो ये भी पैटर्न है, यूपीएससी ऐसा भी करता है। तो एक हर चीज कुछ ना कुछ पैटर्न सेट है, बहुत ही वेग टाइप का पेपर नहीं बनाता है, एक पैटर्न वाइज पेपर होता है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें इन्होंने स्वैप किया है, और फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये तो फैक्ट बेस्ड है थोड़ा सा। तो अगर इस पे अब फिर डीप डाउन अगर नॉलेज है तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, इसमें से या इसमें से कोई भी आप एक मारोगे तो वो सही होगा। वो फिर आपको वहां पे पहले नॉलेज लगाना पड़ेगा कि हाँ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन लास्ट 5 years। सेकेंड ऑप्शन है, गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज स्पेशल केस। तो ये फिर आप देखो जो सेकेंड ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन कंफ्यूजन वाला है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर सेकेंड वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें इसने वर्ड यूज कर रखा है नॉट, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि क्या सही में उसने नहीं लगाता है कोई भी। एक तो इसमें लगा दिया कि नॉट, कोई नहीं लगाता है, एनी कस्टम ड्यूटी, किसी भी टाइप का कस्टम ड्यूटी नहीं लगाता है जो भी इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो लग रहा है, वेग लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई भी कस्टम ड्यूटी ना लगा रहा हो किसी भी एडिबल ऑयल पे, कितना सारा आता है बाहर से, पाम ऑयल से लेके हर चीज। तो ये कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन गलत हो सकता है, ये हम कॉमन सेंस से ट्राई कर सकते हैं। टू को बाहर किया और यहाँ पे टू को बाहर किया, ऑप्शन बचा ए और डी, इन दोनों में से करना है। फिर आ गया है, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, और यहाँ पे बात किया हुआ है इंपोर्ट का, कि इंपोर्ट पे कोई वो नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में ही बता रहा है कि हम इंपोर्ट करते हैं। अब वो कस्टम ड्यूटी उस पे लगा रहा है गवर्नमेंट की नहीं लगा रहा है, वो हमें वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट ये तो पता चल जाता है कि हाँ हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं ऑयल, और लिटरली अगर हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा होता तो हम इंपोर्ट करते ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अगर सेकंड वाले से डिराइव करें तो पहला वाला सही लग रहा है कि हाँ हमारा कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतना नहीं है, तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें सिंपली आंसर आ जाएगा ये। इसमें तो ऐसे नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं है कि होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, ये पूरा का पूरा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज दिस मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और आर्ट एंड कल्चर स्पेशली, और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस वो एकदम फैक्चुअल होते हैं, वो ऐसा है कि पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो सिंपली ये भी है इसमें कि he wrote biographies of Majini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna, stayed in America for some time and was also elected to Central Assembly। तो जिसने भी पढ़ा हुआ है कि हाँ सेंट्रल असेंबली में कौन गया था, अमेरिका कुछ दिन कौन रहा था, तो उसमें हम जनरली अगर मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा हुआ है तो पता चलेगा कि हाँ ये लोग जो बाकी 3 लोग थे, ये मोतीलाल, बिपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष, ये सब बाहर नहीं गए थे उतना ज्यादा, लेकिन लाला लाजपत राय बाहर भी गए थे, सेंट्रल असेंबली में इलेक्टेड भी हुए थे। और ये बायोग्राफी उन्होंने लिखा था नहीं लिखा था ये हमें नहीं पता। तो जनरली क्या करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, कृष्णदेवराय हो गया, अगर यहाँ पे गांधी होता तो बहुत प्रोबेबल हो जाता है कि क्वेश्चन में आंसर गांधी जी होते। तो सिंपल जो चीजें थोड़ा सा ज्यादा वो है ना, पॉपुलर है ना, यूपीएससी जनरली वही डालता है उसमें कि ये करना है। तो रिस्क लेना, ये तो पूरा प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पर अगर रिस्क लेना मेरे को तो आई विल टेक लाला लाजपत राय, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉपुलर है। और अगर हमें नहीं पता और लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन करना ही चाहिए, मेरे बहुत कम क्वेश्चन हुए हैं इसको छोड़ नहीं सकते, तो देन यू कैन गो फॉर लाला लाजपत राय, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2-3 फैक्ट उनसे मिल रहा है कि हाँ अमेरिका में भी थे और सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। तो सिंपल सी बात है, आधार कार्ड को जैसे प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या डोमिसाइल की तरह नहीं लेते। आधार कार्ड बहुत ही सिंपल, अगर हमें पता है कि वो वॉलंटरी होता है, सबसे पहले तो हमें पता है कि आधार कार्ड वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है कहीं भी, ठीक। और दूसरी तो अगर जो चीज वॉलंटरी हो उस चीज को ऐसे प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या डोमिसाइल कैसे दे सकते हैं, क्योंकि सबके पास है नहीं, वो चीज यूनिवर्सल है नहीं। तो ये बहुत ही वेग सा क्वेश्चन हो जाता है कि इसको आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये क्योंकि ये जस्ट आप यहाँ के रेजिडेंट है ये भी दिखाता है, और आपके पास आधार कार्ड अगर होगा तो उस पर आप शायद शायद मेरे को कंफ्यूजन है, बट शायद उस पर लिखा होता है कि ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है।
तो अगर एग्जाम हॉल में बैठे भी हो, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक बार उठा के देख सकते हैं कि हाँ आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे कुछ लिखा होता है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इस मामले में कि लिखा होता है कि नहीं, पर मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि उस पर आधार कार्ड पे ही कहीं लिखा होता है। तो ऐसे कर सकते हैं कि हाँ प्रूफ सिटीजनशिप नहीं है। दूसरा है, वंस इशूड आधार कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा वैग हो जाता है कि मतलब ऐसे आधार एक बार इशू कर दिया गया, फिर अब उसको डीएक्टिवेट ही नहीं किया जा सकता या ओमिट नहीं किया जा सकता। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो तो हटाएंगे ही। या फिर अगर कुछ वो कोई किसी ने ऐसे फ्रॉड तरीके से बना दिया, बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें फ्रॉड तरीके से बनाए जाते हैं आधार, तो गवर्नमेंट के पास तो क्या ही ऑप्शन है, उसको रखना तो है नहीं, उसको तो डीएक्टिवेट ही करेंगे। तो ये सेकंड वाला वैसे भी गलत हो जाता है। और पहला वाला आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो वो पता चल जाएगा, नहीं भी है तो एटलीस्ट आप 50-50 पे तो आ ही गए। तो यहाँ से आप रिस्क ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। और जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आप 50-50 पे आ गए हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि यू हैव टू गो विद दैट। आंसर कर लगा के आओ, फिर पेपर में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चांस उसके ज्यादा हैं सही होने के। नेक्स्ट है, उस टाइम पे न्यूज में था कि एक नासा ने न्यूज किया था 2018 के आसपास में, 17-18 में। उसमें एलएलसी के बारे में बताया था कि अपने साइज से बहुत ज्यादा वो श्रंक हो गया है। तो उसमें ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ कि एलएलसी है वन में तो वन लगाएंगे। लेक बैकाल ब्लैक सी का तो वो है कि इतना मतलब बड़ा है वो, उसका साइज श्रंक नहीं हो सकता, उसमें लगातार वो फ्लो होता है। जब भी आप पढ़ोगे पता चलेगा ब्लैक सी में पानी का फ्लो हमेशा होता रहता है, क्योंकि रिवर्स बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा चांसेस कम है कि ये श्रंक हो। तो इसमें भी कॉमन सेंस यूज होगा, और कॉमन सेंस में भी ऐसा होगा कि प्रीवियस नॉलेज बेस्ड कॉमन सेंस यूज होगा। ऐसे एकदम प्रॉपर गेस नहीं हो सकता इसमें भी, तो थोड़ा सा ये भी फैक्चुअल है। उस टाइम का रिपोर्ट है, अगर अच्छे से आप पढ़ोगे करंट अफेयर्स तो इसमें भी आप वो आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर होगा दिस एलएलसी ओनली। सिंपली ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हर साल जितने भी इंडेक्स होते हैं, सबसे पहले तो आप सारे इंडेक्स लिख लो एक जगह पे कॉपी पे कि ये इंडेक्स होते हैं। उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर करना है। ये तो एक पूरा कंपाइलेशन आपके पास अलग से होना चाहिए कि हाँ ये इंडेक्स है और ये लोग करते हैं। और जो इंडेक्स जो किस कोई पर्टिकुलर ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं ना, नॉट एनजीओज, जो भी बड़े बढ़िया बढ़िया टाइप के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके वाले तो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से, मेरे को लगता है 15, 16, 17, 18, 19 भी में भी ये सब दिया था। और हो सकता है यूपीएससी ऐसे कुछ दिनों बाद बंद करके फिर से रिपीट करता है सब कुछ। जब काफी टाइम ऐसा लगता है कि रिपोर्ट रिपोर्ट बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट में आने लगते हैं, तो यूपीएससी बंद कर देगा। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर 2025 से 26 से स्टार्ट कर दे देना। तो लिटरली ये चीज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है रिपोर्ट, तो इसका कंपाइलेशन ही बना लो आप प्रॉपर तरीके से। इसमें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, अगर मैं गेस भी मारना चाहूँ, अमनेस्टी इंटरनेशनल कहीं से भी ये रूल ऑफ लॉ रिलेटेड नहीं लग रहा है। यूएन कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट, ये भी कहीं से वो नहीं लग रहा है। कंफ्यूजन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। तो इसमें आपको वो लेना है, 50-50 लेना है, क्योंकि अमनेस्टी इंटरनेशनल हम जानते हैं कि इतना ज्यादा वो नहीं है, लॉ वगैरह से रिलेटेड बहुत ज्यादा है नहीं, और ये बहुत ही छोटा सा एनजीओ है। तो इसको, इसका कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट को यूपीएससी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगी। एंड रूल ऑफ लॉ, यूएन कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट वाले रूल ऑफ लॉ के बारे में क्यों बात करेंगे, वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये भी ऑप्शन हट जाता है। अब बचता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बात करेगा, या वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। तो उस पे अब आपने पढ़ा होगा, उस टाइम पे क्वेश्चन आए होंगे मॉक वगैरह में, तो हो जाते हैं वहां से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम इन द इंडिया। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, ये भी एकदम फैक्चुअल है। एनएफएस करता है, इसमें भी कोई ऐसे गेस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। और अगर मैं ट्राई भी करूं कि इसमें गेस क्या कर सकते हैं, तो पहला है इंडियन बैंक एसोसिएशन, दूसरा एनएसडीएल, और तीसरा एनपीसीआई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हो जाता है, अगर मेरे को हटाना हो विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल एटीएम इन इंडिया, तो सबसे पहले पहले मैं एलिमिनेट कर दूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का काम अलग है, आपने फंक्शंस अगर पढ़ा होगा, शायद 17 में ही क्वेश्चन आया था कि क्या। तो आपने फंक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें एटीएम लिंक करना आरबीआई का काम नहीं है। उसके लिए आप ये पर्टिकुलर कोई छोटा सा इंस्टीट्यूशन सेट करेंगे जो एटीएम्स को लिंक करके रखे।
तो आरबीआई बहुत ये मतलब एपेक्स टाइप की वो चीज है, तो वो इतने छोटे काम के लिए आएगी नहीं, तो आपको ये चीज एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें आरबीआई। इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये ऐसे ग्रुप टाइप लग रहा है, जो एसोसिएशन वाले हैं इनका काम डिसीजन मेकिंग होगा, प्रॉब्लम्स को उठाना होगा, तो लिटरली ये टेक्निकल काम ये करने नहीं जाएंगे। ठीक। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड लग रहा है, ये भी एटीएम से रिलेटेड लग नहीं रहा है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें अब ये सी वाला सबसे ज्यादा प्रोबेबल दिख रहा है। लिटरली मेरी थिंकिंग के हिसाब से मैं ऐसे सोचता, और फिर गेस से यहाँ ऐसे ड्राइव करता कि हाँ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की बात कर रहा है, तो पेमेंट से रिलेटेड है, एटीएम भी पेमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे टिक मार सकते हैं। और ऊपर वाले ये जो तीन हैं इनको हम थोड़ा सा बस बैठ के सोचे, एकदम ऐसे स्ट्रेस ना लेके आराम से कूल माइंड से सोचे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो शायद आ जाए इंसान ड्राइव करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। Next, the capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own fund to offset any loss that the account holder failed to repay dues. ठीक है। CR is decided by each individual bank. तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आप ये भी फैक्चुअल चीज है, इकोनॉमी में भी ये कैप जितने भी आ रहे हैं अभी तक, वो आया मर्चेंट बैंक रेट आया, ये आया, ये सब फैक्ट हैं जो बेसिक है इकोनॉमी के, और इसको आप बिना पढ़े एग्जाम में बैठना बेवकूफी है। तो लिटरली ये चीज ऐसी है कि आपको पढ़ के ही जाना है इसमें। तो सी ए, इसमें जो ऑप्शन है CAR इज डिसाइडेड बाई ईच इंडिविजुअल बैंक। होल्ड वन सेकंड। हाँ, तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। हाँ, ये तो फैक्चुअल है कि हाँ ये बैंक को अमाउंट मेंटेन करना होता है ताकि कोई इशू हो जाए तो उनको पेमेंट बैक करना है। तो ये वाला चीज तो थोड़ी सी जनरलिस्टिक है, तो इसको सही कर सकते हैं। CAR इज डिसाइडेड बाई ईच इंडिविजुअल बैंक। अब ये चीज थोड़ा कॉमन सेंस पे आ जाता है कि अगर ईच इंडिविजुअल बैंक को डिसाइड करने को बोल दिया तो हो सकता है HDFC का है कि ठीक है हम रूल से ओबे करते हैं, और हो सकता है कि पैसे डूब जाए, तो मैं इतने लाख करोड़, मतलब 1 लाख करोड़, ये मैं इसको रख लेता हूँ CAR में। पर अगर कोई बैंक है जो प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, वो सोचेगा कि इतना पैसा अगर मैंने लॉक कर दिया तो इसका इंटरेस्ट आएगा नहीं, इसको मैं लोन पे दे नहीं पाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो कुछ कोई उससे भी लो बैंक होगा, वो सोचेगा कि मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो ले आऊंगा। तो ये फिर अगर इंडिविजुअली इनको बता दिया जाए कि अपने हिसाब से डिसाइड करो, तो फिर ये हो सकता है कुछ बैंक तो रखे ही ना। तो ये फिर कॉमन सेंस आ जाता है कि पर्टिकुलरली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बोलना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना पड़ेगा, भाई इतना तो तुमको रखना ही है। पर्टिकुलरली कोई एक परसेंटेज लगा देगा कि हाँ आपने, तुम्हारा जो परसेंट है ये चीज उस हिसाब से है, ये आरबीआई के गाइडलाइंस है उसमें, तो ये चीज आरबीआई डिसाइड करता है CAR। तो सब ये टू वाला ऑप्शन हटा देंगे पहले ही, तो आंसर 50-50 पे आ जाएंगे, वन और नाइदर वन नाइदर टू पे। और ये फर्स्ट वाला जनरलिस्टिक सा लाइन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो जनरली क्या इसको आंसर ए कर सकते हैं। नेक्स्ट है आधार प्रोवाइड ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस APIs, व्हाट डज इट इम्प्लाई। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है या कुछ तो आप बता सकते हो। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। ओके। नेक्स्ट है आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, व्हाट डज इट इम्प्लाई। ठीक। अब ये हमें पता ही नहीं करना है कि API होता क्या है, आधार ने क्या किया हुआ है। मेरे को जीरो नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, तो पहला है कि इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये भी बहुत ही जेनरिक लाइन है, इसको डिक्लाइन करना कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये बहुत ही मतलब ज्यादा वो है। कोई एग्जामिनर जो खुद क्वेश्चन बना है वो भी नहीं इसको डिक्लाइन कर सकता कि नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंटीग्रेट नहीं हो सकता। कल को एग्जामिनर बोले कि ये मेरे टीवी, मतलब ये मेरे फोन में इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, कोई टेक्नीशियन आया वो कह दे कि नहीं ये तो हो सकता है, तो ये बहुत ही वैग हो जाएगा, मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल सा है कि ये गलत हो। तो सबसे पहले ये हो जाएगा कि ये वाला तो सही है, हो ही सकता है। सेकेंड वाला है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। तो ये भी चीज है, आइरिस का यूज करके ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, आज नहीं कल कर सकते हैं, हो सकता है इसमें अभी ना हो,
इसमें लगा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी वाली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो जनरली ये सही होते हैं। तो इसमें हम बिना सोचे समझे, जब नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड कि हाँ मैंने फैक्ट पढ़ा हुआ है, ऐसा होता है। नहीं आ रहा है तो बिना सोचे समझे आराम से सी मार के हम आगे निकल सकते हैं। लेकिन इसी को कांस्टेंट कर दिया कि ओनली ऐसे कर दिया, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि सिर्फ ऐसे ही कैसे। पॉसिबिलिटी, यूपीएससी में पॉसिबिलिटी को लिमिट करना मतलब आंसर गलत हो सकता है, और पॉसिबिलिटीज डाल दिया बहुत सारा है मतलब आंसर सही होने के चांसेस। नेक्स्ट इज, ये एकदम फैक्चुअल है। उस समय जो न्यूज में था ये यमन वाला जो इशू था, उससे तो इसमें कोई फैक्ट यूज नहीं कर सकते, मतलब ऐसे गेस यूज नहीं कर सकते हम। वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लाख ऑफ द पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन ड्यू टू स्टारवेशन, वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो जनरली आप अगर 18 में अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाता है। मैंने, क्योंकि मैंने एंगोला, जैम्बिया ये सुना ही नहीं है कि कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। मोरक्को हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, ये मैंने अभी तक नहीं सुना कि यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। वेनेजुएला में ये थोड़ा सा वो ऑयल वाला इशू आया था, बट कोलंबिया में वैसे सुना नहीं था कि उस टाइप का एथनिक या वॉर का सिचुएशन है। वेनेजुएला का जो भी चीज था वो उसका इंटरनल फाइनेंशियल इशू था। लेकिन ये जो यमन और साउथ सुडान, ये जो है ये हमेशा न्यूज में रहते हैं और वहां के लोग प्रॉब्लमेटिक है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस से निकल जाएगा कि हाँ यमन और साउथ सुडान ही हो जाएगा। ये दोनों हमेशा, थोड़ा सा भी आपने आप करंट अफेयर पढ़ा रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब तो न्यूज में आते ही नहीं है। ऊपर के तीन जो भी आता है ये लास्ट वाला डी वाला होता है। और यूपीएससी में एक और चीज मैंने बताया कि जो चीज ज्यादा कॉमन दिखता है, बहुत ही पॉपुलर दिखता है, उस चीजों पे टिक मारना ज्यादा इजी है। जैसे वहां लाला लाजपत राय दिख रहे थे, यहाँ पे यमन और साउथ सुडान दिख रहा है, तो यहाँ पे टिक मारना बहुत ही इजी हो जाता है और मार के जा सकते हैं। और यूपीएससी में जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि 90 प्लस क्वेश्चंस करके आने चाहिए। अगर आप 100 है तो 90 प्लस करोगे, आपके अगर आपके 60 सही भी हो जाते हैं, 30 आपने गेस भी मारा है, और उस 30 में आपके 10 भी सही हो जाते हैं, तो वो न्यूट्रल होकर जीरो ही होगा। मतलब हर चार क्वेश्चन पे आपका, चार क्वेश्चन में गेस मार रहे हो आप लोग, चारों क्वेश्चन आपको नहीं आता, जीरो नॉलेज है, चारों क्वेश्चन को गेस मार के आप कर रहे हो, उसमें से एक गलत हो गया तो वो बाकी तीनों को कंपनसेट करेगा, तभी भी जीरो ही रहेगा। आप चारों क्वेश्चन छोड़ दो तब भी आपके मार्क्स जीरो रहेंगे। आपने चारों अटेम्प्ट किया और गलती से एक सही हो गया तब भी आपके जीरो ही रहेंगे। और किस्मत से आपके दो सही हो गए तो ऑटोमेटिक आपका 2 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बेटर है क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जितना ज्यादा हो सकता है। मैंने जितने भी अटेम्प्ट दिए हैं, मैंने तो ऑलमोस्ट 95 प्लस किए हैं, एक टाइम तो 100 कर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से वुड्स डिस्पैच के बारे में। ये भी एकदम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ऐसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन नहीं है कि ये कहाँ से अचानक से आ गया। ये या तो करंट अफेयर है या तो बुक से कहीं से पूछ रहे हैं। ये आप पॉलिटी के जितने क्वेश्चन देखो, मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं बोल सकता कि आउट ऑफ लक्ष्मीकांत है। मुझे लिटरली वो पेजेस भी पता है कि किस पेज के आसपास में वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, किस चैप्टर में मिल जाएगा। सिंपली ये वुड डिस्पैच वाला चीज है, ये भी प्रॉपर उसमें दिया गया है। अगर इसके बारे में बात करें, पहले इसका रिगार्डिंग वुड डिस्पैच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सबसे पहला है ग्रांटीन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। चलो मान लो कंफ्यूजन है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन है। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। तो जनरली क्या है कि जनरली कोई भी ऐसा नहीं आया था एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट जिसने बोला था इंग्लिश को पूरा कर दो। अब ये भी थोड़ा सा आप देखो, ऑल वर्ड यूज कर रहा है, ये भी थोड़ा सा वो मतलब डाउट वाला वर्ड आ जाता है। ऑल, ओनली, नॉट, जहां भी आ जाता है डाउट करना स्टार्ट कर दो, तो हो सकता है ये गलत हो। तो ऐसा कोई भी डिस्पैच वाला नहीं आया, कोई भी ऐसा कमिटी नहीं आया था जो बोले कि पूरा का पूरा इंग्लिश कर दो। कैसे कर दोगे इंग्लिश की पूरा का पूरा, जो जिस कंट्री में लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ऐसे वो नहीं किया सकता। जितने भी आए सबने हुआ या तो वर्नाकुलर को प्रेफर किया, या तो बोला कि 6 तक या 8 तक वो अपना मदर टंग रखो, उसके बाद हायर स्टडीज में इंग्लिश करो। लेकिन इंग्लिश एट ऑल लेवल ये प्रॉपरली एक गलत है। और मैं तो दोनों ये पढ़ूंगा ही नहीं। ये मैंने थर्ड को एलिमिनेट किया तो ये तीनों एलिमिनेट हुए, आंसर ही आ गया 1 और 2। ठीक, अगर फर्स्ट एंड सेकंड को पढ़ भी लें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ वाज रिकमेंडेड, तो ऐसा कोई भी वो नहीं आया था कमेटी जो बोले कि नहीं यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है। तो ये बहुत ही जेनरिक लाइन है, तो ये सही होने के चांसेस है। ग्रांट सीनियर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, पर हाँ हुआ था इसमें, चार्ल्स वुड वाले में। तो ये तो मतलब फर्स्ट तो दो दो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड से ही आंसर आ जाता है। तो एलिमिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर जाता है। नेक्स्ट फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया।
With reference to Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinize, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है डिराइव करने के लिए. Scrutinizes report to the House whether the power to make rules, sub rules, bylaws conferred by the Constitution are delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such jurisdiction. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें भी जरूरत ही नहीं है जानने के लिए कौन क्या है. सबसे पहले इसमें बात ही इसने कर दिया है डेलीगेशन का, कि इसमें डेलीगेट किया जाता है पार्लियामेंट से एग्जीक्यूटिव को. ठीक, तो जनरली क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन प्रॉपर्टी ये होती है, या अगर पॉलिटी में पढ़ोगे तो प्रॉपर दिया हुआ है, इसका काम क्या है, कितना है, कितने मेंबर्स है, सब दिया हुआ है. लेकिन जरूरत नहीं है. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब कोई जो सबऑर्डिनेट है तुम्हारा वो लेजिस्लेशन बनाएगा, ना कि जो मेन लोग हैं. तो इसको ऐसा क्या करते हैं कि जो भी पार्लियामेंट वगैरह होता है वो एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देते हैं कि लो भाई तुम बना लो ये वाला लॉ. तो ये चीज डेलीगेशन वाला जो भी काम होगा, इसमें वर्ड ही जो आ रहा है ना वही एक बता देंगे कि हाँ ये कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में बात कर रहा है. इसमें बाकी वो पढ़ना ही नहीं है, रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी और कमेटी ऑन गवर्नमेंट एसुरेंसेस. तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी. नेक्स्ट है एज पर राइट, क्वेश्चन नंबर 21. As per Right to Education Act, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by concerned State Council of Teacher Education. ठीक है, हमें नहीं पता इसके बारे में, कंफ्यूजन है. As per RTE Act, for teaching primary class, a candidate is required to pass a TET conducted in accordance with this NCT guidelines. ठीक है, तो ये TET टेस्ट, जितने मैं तो यूपी से हूँ, तो मुझे जनरली बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि हाँ टीचर्स को TET टेस्ट पास करना होता है टीचर बनने के लिए. तो ये एक जनरल लाइन है, कॉमन सेंस है, यूज कर सकते हैं. हाँ थोड़ा सा सही लग रहा है. नेक्स्ट है, इन इंडिया मोर देन 90% टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट. मैंने बताया था कि अगर ये मोर वाले में बात कर रहे हैं, जो पहले दूसरे क्वेश्चन में ही आ गया था, मैंने बताया था कि मोर वाला अगर बात कर रहे हैं तो मोस्टली डाउट आ जाता है कि ये मोर की बात कर रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है. अगर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हाँ मिनिमम मैक्सिमम इतना हो सकता है, मैक्सिमम वर्ड यूज आ रहा है, मतलब वो सही हो सकता है, पर मिनिमम वर्ड यूज आ रहा है वो गलत हो जाएगा. अगर पर्टिकुलर आ रहा है कि इससे कम हो रहा है चीज, तो वो सही होने के चांसेस है. पर बोल रहा है कि इससे ज्यादा है, वो चीज थोड़ा सा वेग हो जाता है कि इससे ज्यादा कितना हो सकता है. 90, मोर देन 90%, ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना, कि 99 भी हो सकता है, 99.9 भी हो सकता है, तो इतना नहीं कर सकते. तो इसमें ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन ऑप्शन हटा देंगे, तो ये 1 गया, 2 गया, बचा 1 and 3, सॉरी थर्ड वाला ऑप्शन हटाएंगे तो ये 1 and 3 गया, 3 गया. अब आपको देखना है कि 2 सही है, 2 तो सही है, आपको देखना है कि 1 सही है कि नहीं है. तो इस पे थोड़ा सा आपको गेस लेना पड़ेगा. और ये भी एक थोड़ा सा वो है कि RTE एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टीचर स्टेट पर्सन विल रिक्वायर टू पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाय कंसर्न स्टेट टीचर इन दिस स्टेट. ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. जनरली ये स्टेट नहीं, ये नेशनल, यहाँ पे बाइनरी खेल दिया, स्टेट के जगह पे नेशनल कर दिया, नेशनल के जगह पे स्टेट कर देते हैं, तो यहाँ पे कर दिया. तो ये पे थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड आ जाता है और रिस्क लेना पड़ेगा कि ये पता है कि नहीं पता है उस बेस पे. तो इसका आंसर हो जाएगा दिस 2 ओनली. नेक्स्ट है प्रॉपर फैक्ट बेस है कि इसमें कौन सा जो है फेस्टिवल है कहाँ पे मनाया जाता है. चपचार कुट फेस्टिवल मिजोरम, पुंगम पारबा मणिपुर, थंगटाडान सिक्किम. इसमें इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा ऑप्शन जहाँ पे हाँ वो किया जाएगी, गेस वर्क यूज किया जाए. तो ये पूरा पूरा फैक्चुअली आ जाता है. तो इसका आंसर होगा ये तो मिजोरम का है. जो कुट एक वर्ड है, जैसे कुट यूज होता है ना, कुट वर्ड आप जितना भी पढ़ोगे फेस्टिवल का, वो मिजोरम के आसपास का होता है, मिजोरम एरिया का होता है. तो एक कर सकते हैं, हाँ पहला सही है. फिर थांगटा डांस जो है वो सिक्किम का है. ये चीज, ये तो पूरा फैक्चुअल है, तो आपको आंसर अपने फैक्ट के हिसाब से लगाना पड़ेगा. अगर ऐसे डिराइव करके, इसमें मुश्किल है डिराइव करना कि एक भी चीजों को कट करें. तो चारों ऑप्शन मेरे को तो लिटिल, अगर मेरे को अभी तो मेरे को पता है कि हाँ ये फेस्टिवल यहाँ के हैं, तो नहीं पता होता तो इसको मिनिमाइज करना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल है. तो हो सकता है छोड़ सकते हैं इसको, वो पर्सनल अपना चॉइस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से, है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 रिप्लेस द दिस एक्ट. ठीक है, द FSSAI इज अंडर चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री. हाँ,
यूपीएससी में अगर मिनिस्ट्री दे दिया, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें जहां मिनिस्ट्री की बात कर दिया वो गलत होता है। मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, गलत हो रहा है। तो अभी तक तो मैंने जितने देखे हैं, मैंने 23-24 का पेपर बहुत डीपली तो नहीं देखा है, ऊपर ऊपर से देखा है, तो उसमें भी जनरली ऐसे होता है कि मिनिस्ट्री की बात कर दिया कि ये मिनिस्ट्री के अंडर में, तो वो जनरली गलत होता है। और यहाँ भी फैक्ट की बात आ जाती है, तो मिनिस्ट्री को ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसके मिनिस्ट्री को कंफ्यूजन क्रिएट करना यहाँ बहुत ईजी है बच्चों के लिए, तो वो मिनिस्ट्री चेंज कर देते हैं। तो मिनिस्ट्री वाली चीजें जो ऐसे गलत होती थी, तो मैं तो जैसे मेरा 21 का एग्जाम था तो उसमें मिनिस्ट्री देखते ही मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं सीधे गलत मारता था। अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं कोई क्वेश्चन जिसमें मिनिस्ट्री को इसने सही किया हो। तो जनरली 99% कह सकते हैं कि ये वाला चीज होता है। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा, इस पे डाउट क्रिएट कर सकते हैं। और मैं अगर 2 को हटाऊं तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे, तो बच रहा है ए और डी। और पहला है फूड सेफ्टी एक्ट रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये तो फैक्ट बेस्ड है, हाँ किया था। और मतलब इसमें बहुत ज्यादा इसको घुमाने का वो नहीं कर सकते, मतलब यूपीएससी की, हाँ एक्ट का नाम बदल दे, दोनों फूड फूड ही है। तो जनरली ये चीज भी कर सकते हैं कि ए सही हो सकता है। और हर क्वेश्चन में नाइदर वन नाइदर टू सही नहीं होता है, पेपर में 2 3 4 ही आते हैं जिसमें नाइदर वन नाइदर टू होता है। तो रिस्क लेना हो तो ले सकते हैं कि हाँ वन वनली ही सही है इसमें। द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन बहुत ज्यादा न्यूज में था। टू स्टेट सॉल्यूशन इसराइल फलस्तीन का इशू था। तो ये तो मतलब मेरा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें तो गेस मारने की जरूरत भी नहीं। उस टाइम पे तो हर मॉक टेस्ट में, हर मंथ के करंट अफेयर में ये इजराइल इशू चलता था। और उस टाइम पे इजराइल से मेरे को लगता है एक और क्वेश्चन होगा, शायद देखेंगे इसी पेपर में है वो, कि उन्होंने कौन सा ऐसे कोई मशीन इंस्टॉल किया था। तो ये सब करंट अफेयर वाला है, इसमें तो सिंपल सी बात है, इजराइल मारेंगे। टू स्टेट सोल्यूशन इजराइल का है। और बाकी अगर देख लें, चाइना में भी टू स्टेट सोल्यूशन नहीं है, वो उसका कुछ अलग वर्ड यूज करते हैं, जो चाइना का जो इशू है उसके साथ। तो प्रॉब्लम क्या चल रहा है, इसराइल और फलस्तीन वाला ही चल रहा था उस टाइम पे, तो करंट अफेयर में था, तो बहुत इजी था मारना कि हाँ पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में चल रहा है, तो टू स्टेट प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट है 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बीपीएल वनली, तो सबसे पहले वनली यूज किया, तो ये सेंस ऑफ डाउट क्रिएट करता है कि हाँ ये चीज गलत हो सकता है। एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउसहोल्ड ऑफ एज 18 ईयर और एबव शैल बी द हेड ऑफ द हाउसहोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ द राशन कार्ड, ठीक है, ये भी डाउट है। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक हिम ration ऑफ 1600 कैलोरीज। अब ये चीज आ जाता है, एकदम फैक्ट डाल दिया, 1600 कैलोरी का खाना ले जा सकते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो जनरली ये भी चीज का थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है कि 1600 कैलोरीज का ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान का जो नॉर्मल लाइफ जीता है उसका 1600 to 2000 कैलोरी ही होता है पूरे दिन का इंटेक। और पूरे दिन का खाना कोई भी ऐसे नहीं, एक्ट नहीं देता है कि आओ और ले जाओ। जनरली जितने भी स्कूल्स हमारे होते हैं, मिड डे मील होता है, आंगनवाड़ी वाला जो होता है, उसमें वन टाइम खाने का सिस्टम होता है, एक टाइम का। तो जनरली देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 600 800 इसी कैलोरी का आप फूड लेके जा सकते हो। तो ये चीज डाउट क्रिएट करता है, इसमें फैक्ट भी है, कॉमन सेंस भी लगाए तो ये गलत लगता है, तो 3 हटाए, 3 हट गया। यहाँ पे वनली यूज किया है तो 1 हट गया, तो आंसर इसका वैसे आ जाएगा बी, 2 ओनली। और ये बहुत ही जनरल सी लाइन है कि हाँ एल्डेस्ट वुमेन को बना सकता है। यूपीएससी इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहे तो मतलब अगर यहाँ पे कर सकता था, मैन की जगह पे वुमेन कर सकता था, सॉरी वुमेन की जगह पे मैन कर सकता था। तो थोड़ा सा ये भी डाउटफुल हो जाता है, लेकिन पहले ही हमें ये जो दो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन दिखते हैं वो ज्यादा ऐसे प्रोन लगते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, जो यूपीएससी कर सकता है अपने स्टेट जो रियल स्टेटमेंट्स है उसमें। तो जनरली ऐसे ही आंसर डिराइव कर सकते हैं कि 2 आ सकता है। नेक्स्ट है, इंडिया इनेक्टेड जीआई रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1919 ऑर्डर टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशंस टू। तो जीआई टैग होता है वो रिलेटेड किस चीज से है, ट्रेड से। जीआई उसको बनाया जाता है ताकि कोई दूसरा कॉपी ना करे, और उस मतलब उसको ज्यादा वैल्यू मिले, तो ज्यादा वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चीजें जो जो भी हो, ठीक। ये आईएलओ है, ये लेबर से रिलेटेड है, ठीक। आईएमएफ बैंक से रिलेटेड है, ये भी यूएन की जो बॉडी है वो ट्रेड से रिलेटेड है। बट जो मेन, अब जो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लेबर से रिलेटेड है तो जीआई होगा नहीं, दूसरा फाइनेंस से रिलेटेड है तो जीआई होगा नहीं। बचे लास्ट के 2 ऑप्शन, दोनों ट्रेड से रिलेटेड है। इसमें भी जो हम देखेंगे जो दो मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, तो जनरली
यूएनसी टैट से ज्यादा पॉपुलर ये डब्ल्यूटीए होता है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ हमेशा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है। बट और जीआई वगैरह को आप फैक्चुअल, ये तो मतलब कॉमन फैक्ट है, जीआई तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, हर साल किसी न किसी को मिलता रहता है, करंट अफेयर में आता रहता है कि जीआई है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टेटमेंट पढ़ने को मिल जाएगा कि डब्ल्यूटीओ के अंदर में। पर अगर हमें नहीं आता तब भी हम गेस करें तो हम डब्ल्यूटीओ को मारेंगे, क्योंकि पॉपुलर ज्यादा है और चांसेस ये है कि ट्रेड को ये ज्यादा देखेगा। यूएन वाले जो है उसको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, उतना ज्यादा न्यूज में हम पढ़े भी नहीं इसको। तो आंसर इसका डी मार के चलेंगे। नेक्स्ट है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस एंड राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस। अब इसमें पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन है कि सही है कि गलत है, हमें नहीं पता। ठीक है, इसको छोड़ दिए। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, आंध्रा एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइन। अब ये बहुत ही थोड़ा सा वेग हो गया कि मतलब यूपीएससी ने जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करी है इस स्टेटमेंट इसमें कि यहाँ पे कोई गोल्ड माइन नहीं है। आज यूपीएससी पेपर बना रहा है अप्रैल में, और पता चला कि मई के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम से पहले ऐसा कुछ निकल के आ जाए कि आंध्र प्रदेश में या झारखंड में कहीं एक गोल्ड का माइन मिला हुआ है। तो फिर एग्जामिनर को कोई भी सू कर सकता है हाई कोर्ट में जाके, चाहे कहीं भी जाके, कि ये गलत आंसर दिया था, इसकी वजह से मेरा पेपर नहीं हुआ। तो कोई भी एग्जामिनर, मैं बन जाऊँ एग्जामिनर, मैं ऐसा कोई भी स्टेटमेंट बनाऊंगा ही नहीं जो मेरे पे रिस्क है। तो मैं तो ये वैसे ही गलत है, नो गोल्ड माइन, ये गलत है, हो सकता है गोल्ड माइन हो। और वो केजीएफ का कोलार गोल्ड फील्ड, हाँ आई थिंक आंध्रा में ही है। राजस्थान है आयरन ओर माइंस, तो हाँ हो सकता है, वही सेम बात हो गई, कल को कोई आयरन ओर का निकल के चला है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है। मेरा नॉलेज जीरो है मान लो इसमें, आयरन ओर और गोल्ड के मामले में। लेकिन हो सकता है कल को एक आयरन ओर निकल के आ जाए राजस्थान से, इतने सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो जनरली इसमें सही मानेंगे। तो इसमें क्या है कि 3 इज राइट, 2 इज रॉन्ग। तो जहाँ 2 है उसको हटा दो। अब यहाँ बचा दो दो ऑप्शन, 1 और 3। अब आप 50-50 करना है। तो 50-50 आपको करना है। तो इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। कोल माइंस का तो समझ में आता है कि गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है। नॉन कोल माइंस में, नॉन कोल में बहुत सारी चीजों की माइंस हो सकती हैं। तो जनरली क्या होता है कि उसमें एक बहुत ही छोटा कोई मिनरल है, जरूरी नहीं है कि हर मिनरल स्टेट ही देख रहा है। इसमें मेजर और माइनर मिनरल का भी वो होता है। मेजर मिनरल में कोल आ जाता है, आयरन चाहे जो भी हो गया, तो इसमें गवर्नमेंट देखता है। पर हो सकता है बहुत ही छोटा सा कोई मिनरल हो, लेकिन उसको सेंट्रल हर गवर्नमेंट हर मिनरल माइन को तो देखेगा नहीं। ये थोड़ा सा वैग हो जाता है कि नहीं है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर मिनरल हो, उसका ऑप्शन का पावर स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये भी थोड़ा सा वेग हो जाता है। तो फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर वैसे भी आ जाएगा 3 में। तो यहाँ पे डू नॉट, जहाँ फिर नॉट लगाया वहां कंफ्यूजन, तुरंत ही डाउट करना स्टार्ट कर दो कि हाँ नॉट लगाया है तो हो सकता है ये चीज गलत हो। With reference to digital payment, consider the following statements. Bheem app allows the user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account. तो ये बहुत ही कॉमन है, भीम ऐप हम यूज करते हैं। उस टाइम पे भीम ऐप नया नया आया था, तो जो भी यूज भी करता था ना उसको पता चलता है कि हाँ अलाउ करता है ट्रांसफर किसी भी यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट को। ठीक। नेक्स्ट है, while a chip pin debit card has 4 factor, भीम ऐप हैज ओनली 2 factor। अब यहाँ पे यूपीएससी ने वही गेम किया जो हमेशा करता है, स्वैपिंग वाला काम करेगा या फिर फैक्ट दिया हुआ है दो दो इसमें, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये फैक्ट को या तो स्वैप करेगा या तो फिर उनको कुछ गलत लिखेगा, 2 का 4 करेगा चाहे जो भी। तो ये फिर ये वाला बहुत ही प्रोन हो जाता है गलत करने का। तो 2 हटाएंगे, ये 2 हटाएंगे, ऑप्शन बचा ए और डी, 50-50 आ गया। इसमें आपको नाइदर 1 नाइदर 2 के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जनरली जाएंगे कि हाँ अलाउ करता है। और ये जो पहला ऑप्शन है बहुत ही जेनरिक लाइन है, तो इसमें गलत करना इस हम ऐसे बहुत ही पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम एग्जाम में बैठ के ये सोच रहे हो कि ये गलत ही होगा। तो हमारे जनरल जनरल जेनरिक है तो हम सही ही करेंगे इसको कि हाँ सही है। तो बेटर है कि ऑप्शन ए के लिए चले जाएंगे। नेक्स्ट है, which of the following cities, among which of the following cities, which one lies on the longitude closest to Delhi? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड है। और ये ऐसे क्वेश्चंस कुछ हैं जो लिटरली मैं होता तो मैं छोड़ देता हूँ। अगर मैं 3-4 क्वेश्चन अगर यूपीएससी पेपर में छोड़ रहा हूँ तो उसमें से ये एक होता है, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी है और इसको सही कर पाना बहुत ही मुश्किल है।
या तो आपको पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड का पता हो दिल्ली के नीचे का। और ये उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था ना, मैंने अपने मैप खोल के मैंने ट्राई भी किया था। मैप का कंफ्यूजन ये होता है कि मैप में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं वो प्लेन ऐसे होते हैं, जो मैप होता है वो हमारा प्लेन होता है, और जो रियल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। तो वो निकालना ऐसे प्लेन पेपर पे दिखेगा कि हाँ दिल्ली के एकदम नीचे है, चाहे थोड़ा सा एकदम पास में है, कर्व वाले पाएंगे तो वो दूर चला जाएगा। तो लिटरली बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं। जनरली इसका आंसर क्या है? ए, हाँ, बेंगलुरु। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182। लिटरली ये न्यूज में था बहुत ज्यादा उस टाइम पे। और अब मतलब जब भी इसके आईएलओ की बात आती है तो उसमें ये वाला 138 182 चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग आता ही। और अगर हम उसमें आ जाए, मतलब अगर हमें नहीं पता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ट्राई करेंगे इसको मिनिमाइज करने के लिए इसके ऑप्शंस। तो पहला है चाइल्ड लेबर, कंफ्यूजन है, मैंने इसको टिक कर दिया, कहाँ कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है एडाप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को क्यों देखेगा? रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस, लेबर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइसेस का क्यों देखेगा? जेंडर पैरिटी, जेंडर पैरिटी एक हो सकता है कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में देखें, लेकिन इसमें भी जेंडर पैरिटी में बहुत बड़ा टर्म है, इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें जो आईएलओ है वो जेंडर के लेबर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखेगा, ना कि हर सेक्टर में उसके इक्वालिटी को देखेगा। फिर ऑप्शन यही बच जाता है ए। तो अगर गेस वर्क भी करें तो ऑप्शन ए ही आएगा, चाइल्ड लेबर। ए मार के चलेंगे। नेक्स्ट है ये मनी बिल। पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। उसमें तो ये गेस वर्क करने की जरूरत भी नहीं है कि वनली कैन आता है उसमें। अगर हम वनली कैन यूज करें, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ट्रिक्स काम नहीं आते। वनली और कैन ये सब यूज कर रहा है तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को दे देता है, और उसी में से हमें चूज करना होता है। तो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो सबसे सिली मिस्टेक्स हम कर देते हैं वो करेक्ट और नॉट करेक्ट में। तो जब सबसे पहले आप पेपर लगा रहे हो ना, तो जो सबसे पहला चीज आप जो आप देखो वो देखो कि ये नॉट करेक्ट है कि करेक्ट लिखा हुआ है ऊपर, फिर उस हिसाब से आंसर करो। वहां पे पेंसिल हो या पेन हो जो भी हो, उसे पेपर के बीच में ऐसे अंडरलाइन कर दो कि नॉट वर्ड यूज किया है, या फिर ऐसे तुरंत बना दो नॉट वर्ड यूज किया है इसमें। अदरवाइज ये गलत हो जाता है हमारा। ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू दिस। तो ये जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 110, तो इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि हाँ जब ये प्रोविजन है चार पांच, यही हो गए तभी मनी बिल होगा। ओनली यहाँ पे सही हो जाएगा इसलिए क्योंकि यही होने चाहिए, अदरवाइज तो ये बहुत ही वेग हो जाएगा, सारे बिल मनी बिल हो जाएंगे। तो उसको मनी बिल को ऐसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि मनी बिल ही होगा, ये पर्टिकुलर ओनली वर्ड तो यूज आता है। नेक्स्ट है मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वाला भी कंफ्यूजन है, मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर कस्टडी ऑफ वो। Money bill is concerned with the appropriation of money out of the consolidated fund of India. A money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving of a guarantee by India. Consolidated fund of India. ठीक, तो ये मनी बिल जो है हमारा, इसका ऑप्शन, ये सी ऑप्शन दे रहा है। मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन मनी आउट ऑफ कंट्री। हाँ, मनी जो बिल होता है ये कंफ्यूजन करती है। यहाँ पे भी इसने स्वैप किया है, कंटीजेंसी यूज किया है, जबकि होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड ऑफ बहुत ही छोटा फंड होता है, और जनरली वो प्रेसिडेंट के उससे, जब हमने पढ़ा होगा ना, तो उसमें दिखता है कि हाँ प्रेसिडेंट के कंसेंट से उसमें से पैसा निकालते हैं नॉल, ऐसे करके। तो वो जब भी आप पढ़ोगे कंटीजेंसी, तो आपको थोड़ा सा भी पता होगा कंटीजेंसी फंड क्या होता है, तो सब आप ऑटोमेटिकली ये वाला आप चीज निकाल लोगे बाहर, गलत कर दोगे। क्योंकि कंसोलिडेट फंड से ही पैसे निकालने के लिए मनी बिल की जरूरत पड़ती है, कंटीजेंसी तो जरूरत नहीं पड़ती है बिल एंड ऑल की। तो ये बहुत ही मतलब कॉमन लाइन है जो ऐसे पता चलेगा। ये तीनों ना पता हो आपको, तब भी ये चीज तो आपको मतलब लिटरली आपने अच्छे से एक भी बार अच्छे से पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कंटीजेंसी नहीं, कंसोलिडेट फंड ही होगा। तो इसका आंसर सी कर देंगे कि दिस इज नॉट करेक्ट। Next, the value of the vote regarding the election of president. This question is the value of the vote of each MLA varies from state to state. हाँ, तो हमें पता है कि हर एमएलए का वोट का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, क्योंकि पॉपुले सब कुछ बस इतना समझ जाएंगे ना कि ये पॉपुलेशन बेस्ड होता है चीजें।
तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ वैरी करेगा, अगर ईच एमएलए का वोट सेम नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। तो ये चीज थोड़ा सा, मेरे को जहां तक मेरा नॉलेज है कि नहीं, ये ज्यादा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि वैल्यू ऑफ दिस वोट ऑफ एम, इसमें कहीं लिखा हुआ है मेरे, फिर आंसर ये लिखा हुआ है कि ये जनरली मोर की बात कर रहा है, ज्यादा होता है। इसका थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन है, नहीं पता क्या होता है इसका आंसर, पर जनरली इसमें है कि वन वनली आंसर हमने लगा दिया पहला कि सही है, तो हमें ये पता चला कि हाँ वन वनली सही है, तो ना ये वाला ऑप्शन चला गया, तीन ऑप्शन पे एटलीस्ट आ गए। फिर सेकेंड ऑप्शन पे आप जाओ और उस पर देखो कि हाँ क्या ज्यादा होता है, इक्वल होता है या फिर कम होता है, फिर इसको उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। और ये वाला, ये जो प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है ना, ये प्रेसिडेंट चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही वहां पे बॉक्स बने हुए हैं, वोट ऑफ एमएलए इक्वल टू वन बाई ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, फिर वोट ऑफ एमपी इक्वल टू ऐसे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो लिटरली ये पॉलिटी के स्टार्टिंग में ही, प्रेसिडेंट के पहले ही पेज पे आपको मिल जाएगा ये सारा सब कुछ। तो वहां पे आप एक बार पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। बस दो चार पांच लाइन की नोट्स बनाने हैं उस पूरे दो तीन पेज से, उसमें सारे फैक्ट लिखे हुए हैं। हाँ ये सुप्रीम कोर्ट देखता है इसके, उसका बाइंडिंग फाइनल बाइंडिंग होता है कि नहीं होता है, यही सब क्वेश्चन यूपीएससी निकाल कर देगा यहाँ से। नेक्स्ट है, उस टाइम पे ये न्यूज में था, एडिशनल प्रोटोकॉल आई, उस टाइम पे बात चल रही थी इंडिया के लिए। एनएस अभी उस टाइम पे जो एनएसजी था वो भी न्यूज में था, तो आपने देखा पीछे एनपीटी और एनएसजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो एटॉमिक वाले रिलेटेड था जो भी। एक सेकंड। Yes. तो ये उस टाइम पे काफी न्यूज में था, एनएसजी एनपीटी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सारी चीजें, तो ये तो दो क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आ गए करंट अफेयर से। तो पहला ऑप्शन है इसमें, द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर आईएईए सेफ गार्ड। दूसरा ये हमें नहीं पता कि क्या होता है, हम जस्ट गेस करेंगे। सेकेंड, द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ आईएईए। तो ये बहुत ही वेग सा क्वेश्चन हो गया कि कोई भी कंट्री अगर इसको पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, इसको ये भी वो ऐसा कुछ एनएसजी और वो वैसा कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा एक प्रोटोकॉल है, उसको ज्वाइन करेगी और अपने जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको दे देगी कि आके तुम इंस्पेक्ट करके जाओ। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, तो जनरली ये चीज अवॉइड करते हैं कि नहीं ये वाला चीज तो नहीं दे सकते। हाँ पर सिविलियन आ सकता है, यहाँ पे इन्होंने दो चीजें दी हैं, पहला है सिविलियन, दूसरा मिलिट्री। ऐसे यूपीएससी दो सेम सेम चीज टाइप का दे देता है ना, तो ये चीज समझ में आता है कि इन्हीं दोनों में से कोई करना है, फिर बाकी के दो ऑप्शन वो अलग से बना के देता है ऑटो ऐसे करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन आ गया, द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाई यूरेनियम फ्रॉम एनएसजी। हाँ, द कंट्री विल हैव प्रिविलेज टू बाई यूरेनियम फ्रॉम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो जनरली क्या है कि जो एनपीटी बनाया ही क्या है, एनर्जी बनाया ही क्या है, इसलिए कि रेस्ट्रिक्ट किया जा सकते हैं जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर जो वेपन्स है बनाने के आइटम्स को। तो एक एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई करने से यूरेनियम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा वेग है। फिर फोर्थ ऑप्शन है कंट्री ऑटोमेटिकली, जैसे वर्ड यूज किया कि ऑटोमेटिकली, मैंडेटरी, ये सब वर्ड जनरली यूपीएससी यूज करता है, चीजों को फोर्सफुली ऐसे कुछ बैठाने की कोशिश करता है तो स्टेटमेंट को। तो जनरली यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ, इन दोनों में से मिलिट्री वाला चीज थोड़ा सा वेग ही लग रहा है, तो जनरली ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये चीज उस टाइम पे एडिशनल प्रोटोकॉल बहुत न्यूज में था, वन वर्ड मॉक टेस्ट में भी दो चार में आए होंगे उस टाइम पे। तो करंट अफेयर आप ऐसे फॉलो करते रहोगे हर चीज ना, तो आराम से चीजें हो जाएंगी। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक और करंट अफेयर। तो उसमें देख, स्टैटिक में आपको पॉलिटी इकोनॉमी ये दोनों चीज अच्छे से देखना है। करंट अफेयर में जैसे वन वर्ड में जो चीजें आती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कोई पर्टिकुलर जैसे एडिशनल प्रोटोकॉल है, ये एक लाइन का वो हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा इसके बारे में पढ़ो। कोचिंग सेंटर होती है वो पूरा बुक छापती है तो पूरा दो पेज का ये एडिशनल प्रोटोकॉल पे पूरा दो पेज का बना दिया, लेकिन जरूरत नहीं है, एक लाइन का पढ़ के जाओ, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि किस चीज से रिलेटेड है, उतने में काम हो जाएगा।
नेक्स्ट है, उस टाइम पे भी ये फ्री ट्रेड वाला ऑप्शन चल रहा था, जो एक पर्टिकुलर नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो इंडिया ने साइन नहीं किया था, वो उस टाइम पे न्यूज में चल रहा था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। आरटीपी या समथिंग कुछ था वो। तो इसमें भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। एशियान के फ्री ट्रेड पार्टनर्स में इसमें है, तो अगर लिटरली हम ऐसे एलिमिनेट करने की कोशिश करें ऑप्शन से, तो इसमें है कि सबसे पहले एशियान जो है वो अपना जो जो सारे कंट्रीज हैं इधर, अपने एशिया वाले जो साउथ ईस्ट एशिया नॉन है उससे रिलेटेड कंट्रीज हैं। तो देखते हैं कौन कौन को ऐसे सोच सकते हैं, कौन कौन कंट्रीज हमसे ट्रेड करना चाहेंगी, करना नहीं चाहेंगी। सबसे पहले जो ऑप्शन एलिमिनेट होता है इसमें, वो आ जाता है आपका यूएस। यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करता है जनरली, उसका अपना मेक्सिको वाला वाला। एक सेकेंड, यूएस, हाँ यूएस ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि जनरली वो नहीं करता है। और दूसरा आ जाता है कनाडा। ये यूएस कनाडा इनका अपना फ्री ट्रेड ग्रुप है, और एशियान के साथ इसका नहीं। ये फैक्चुअल है, इसमें अब मैं गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गेस कर लूं, पर ये थोड़ा सा जब तक फैक्ट नहीं पता होगा ना, तब तक ये आंसर नहीं हो सकता। तो कनाडा तो एक तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। कनाडा का कभी नहीं सुना हमने कि वो आके हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है एशियन कंट्री से, सार्क कंट्री से, चाहे जो भी। तो कनाडा एक इजीली एलिमिनेट करने का ऑप्शन कर सकते हैं। तो अगर हम दो हटाते हैं तो एक ये कट जाता है, ये कट जाता है, इन दोनों में गेस करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि वन का करना है कि नहीं करना है। और जब उस टाइम पे एक पर्टिकुलर आरसीईपी आई थिंक इट वाज, तो वो पर्टिकुलर वो चल रहा था, अगर वो न्यूज में पढ़ते तो पता चला कि एशियान प्लस 6 और कंट्रीज मिलके इस चीज को बनाना चाहती हैं एक ट्रेड ग्रुप को। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत परस्यू किया था इंडिया को, और इंडिया का डेयरी सेक्टर रिलेटेड कुछ इशू था, उससे उसने मना कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले आया था इंडिया को मनाने। तो ये चीज थोड़ा सा आप पढ़े रहोगे न्यूज़पेपर में, या फिर देखा रहा होगा, तो उस टाइम पे आराम से इजीली क्लिक हो जाता है। ये बहुत ही पुराना करंट अफेयर है, तो बहुत मुश्किल है डिराइव करना अभी के हिसाब से, और उस टाइम के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर गास्का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है, गास्का इज आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्प हेल्ड इन पेरिस 2015। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये चलो डाउटफुल है, मेंबर ऑफ जीएसईएसए डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, चलो ये भी डाउटफुल है। इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ जीएसईएसए, इसमें देखना है, तो आंसर है ठीक। अब जो पहला ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन ऐसा है कि हमें इसके बारे में नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ। सबसे पहला जो ऑप्शन है, तो जीए सीएसए इज आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट इन पेरिस 2015। 2015 पेरिस समिट हुआ था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट बोला जाता है हमारे जितने भी समिट हुए हैं यूएनएफसीसी वाले। तो अगर आप नॉर्मली भी पढ़ोगे ना पेरिस एग्रीमेंट, इतनी बार आप पढ़ लेते हो, चाहे करंट अफेयर में पढ़ लो या फिर स्टैटिक में भी जाओगे तो उसके बारे में पढ़ोगे, कभी भी इस वर्ड का मेंशन नहीं सुना होगा उस टाइम पे, 15 के आसपास में। तो जनरली ये चीज पहला ऑप्शन वैसे ही गलत है कि पेरिस एग्रीमेंट में इस चीज का नाम तो कभी सुना ही नहीं है। अगर पेरिस एग्रीमेंट में ये चीज होता तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में पढ़ा होता। तो ये चीज ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि वन एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। तो वन गया यहाँ, डी गया, ऑप्शन बचा 2 और 3। अब यहाँ पे दूसरे वाले का समझना ही नहीं है कि सही है कि गलत है। ये पर्टिकुलर सही है क्योंकि दोनों ऑप्शन में 2 है, तो सही है। हमें थर्ड का देखना है, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ जीएससीएस। तो जनरली हम देखते हैं कि इंडिया का कोई रोल बहुत ज्यादा नहीं था, और शायद ही इंडिया मेंबर भी है इस समय। आई थिंक इंडिया नॉट यू आर मेंबर, हाँ एनजीओ है, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इंडिया जिस चीज में इंस्ट्रूमेंटल है। आप लोगों ने अगर साल भर का करंट पढ़ा होगा, जो भी अटेम्प्ट जिन लोगों ने एक बार भी प्रीलिम्स का दिया है, उनको पता है कि हाँ ये से इंडिया ने किया था। वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला जो हो रहा है वो इंडिया इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल था। पर गाक्सा का नहीं है, क्योंकि नहीं इंडिया इंस्ट्रूमेंटल है, तभी हमने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा है कहीं भी। तो फिर वहां से हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं कि हमने पूरा साल पढ़ा है, ऐसे कुछ न्यूज भी हैं। क्योंकि ये जो भी इंडिया जिस चीज को इनिशिएट करता है वो चीजें जरूर न्यूज में आ जाती हैं, उसमें लिखा भी होता है कि इंडिया इंडिया ने किया है, चाहे जो भी। तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट करके यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इसका पहला ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स, जो भी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है डिजिटल इंडिया प्लान का। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। इसमें डिजिटल इंडिया में हमारा प्लान है क्या, डिजिटाइज करना है, प्रोसेस पे काम करना है, हमें अपनी कंपनीज नहीं खड़ी करनी। ये थोड़ा सा बहुत ही वेग टाइप का चीज हो गया कि बोल रहा है कि हम कंपनी खड़ी कर देंगे चाइना की तरह। ऐसा कोई चाइना का मेंशन नहीं है हमारे प्लान्स में, और थोड़ा सा वेग टाइप का है। सेकंड वाला, इस्टेब्लिश ए पॉलिसी
framework to encourage overseas multinational corporation that collect big data. हाँ, ये बहुत ही जेनरिक सा लाइन है, इसको गलत with large into with our national geographical body. Establish a policy framework to encourage overseas multinational corporation that collect big data to build their large data center within our national geographical boundary. तो ये जो आया है ना इशू, ओसावा डिक्लेरेशन करके जापान में आया था, ये अभी का इशू है। डिजिटल इंडिया में ये कहीं भी ऐसा फोर्स्ड नहीं है कि कॉर्पोरेशन को बोलेंगे कि इंडिया के नेशनल बाउंड्री में ही तुम हमारा डेटा स्टोर करो। ये अभी गवर्नमेंट डिमांड भी कर रही है और रिकमेंड भी कर रही है कि ऐसा होना चाहिए, पर जनरली अभी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा रूल लेके नहीं आई है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को। चाहे आप, ये बहुत ही ऐसे कॉमन सेंस का है ना कि आप फेसबुक को आप बोल रहे हो कि तुम आप पूरा डेटा ला के इंडिया में रखो, ये फोर्स कर रहे हो आप उसको, तो ये वाला चीज वैसे ही गलत हो जाता है, पहला वाला वैसे ही गलत हो जाता है। क्योंकि जो भी हमारे डिजिटल आप जो भी पढ़ोगे, प्लान पढ़ोगे, जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, उसमें बहुत ही ऐसी जनरल लाइन्स होती है कि ये इनकरेज करेंगे, ये इनकरेज करेंगे, इसको बढ़ा के 30% करेंगे, इसको 50% करेंगे, ऐसे चीजें आती हैं। ये नहीं आती है कि हम अपनी चाइना की तरह अपनी कंट्री खड़ी वो अपना खड़ा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बोला जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पर इंटरनेट कंपनीज बनाएंगे ये नहीं है। दूसरा वाला भी कि किसी को फोर्स करना, किसी एमएनसी को कि तुम यहाँ अपना पूरा डेटा इंडिया में रखो, ये भी थोड़ा सा वेग हो जाता है। थर्ड वाला है थोड़ा सा जेनरिक लाइन है, तो जनरली मार सकते हैं कि हाँ, बी ही आंसर इसका सही है। कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेज, ये बहुत ही जनरल लाइन है, और हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जितने भी स्कीम्स के, वो ऐसे ही होते हैं, बहुत ही जनरल जनरल से। तो ये थर्ड वाला इसमें आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट वाला भी प्रॉपर फैक्चुअल है कि अब आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है, ये सब टाउन है, क्या क्या सही है क्या नहीं सही है, तो ये सारा फैक्ट बेस्ड है, मैप बेस्ड है कि जो भी न्यूज में रहे हैं चीजें। यमन न्यूज में रहा है उस टाइम पे, सीरिया न्यूज पे रहा है, फिलिस्तीन पे भी क्वेश्चन आ गया, इजराइल फिलिस्तीन टू स्टेट सॉल्यूशन, यमन पे क्वेश्चन आ गया। तो आप जब करंट उस टाइम के करंट अफेयर पढ़े रहोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा कहाँ पे है। मजार शरीफ अफगानिस्तान का मुझे नहीं पता उस टाइम पे न्यूज में था कि नहीं, पर ये तीनों तो प्रॉपर न्यूज में था, सीरिया, यमन एंड फलस्तीन का। तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी, 1 और 4। ये मोसुल फलस्तीन का नहीं है, किरकुक यमन का नहीं है। नेक्स्ट है, ये प्रॉपर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उठा के 1935 एक्ट से दे दिया, आपने पढ़ा है तो प्रॉपर लगा दोगे। इन द फेडरेशन established by the government of India Act 1935, residuary powers were given to the। अगर लिटरली अगर मैं छोड़ दूं कि मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा गेस वर्क करूं इसमें, तो ऐसा होगा कि जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं अभी तो जैसे हैं कि उनके पास है, पार्लियामेंट के पास है, या फिर जो बड़े हेड होते हैं उनके पास ही देते हैं। जो इसमें भी ऐसे है कि रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो कभी भी उन्होंने जो हमारे ब्रिटिशर्स हुए, वो कभी भी उनको स्टेट को उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने हमेशा अपने पास ही रखा है इन सब पावर्स को, चाहे डिफेंस हो, चाहे रेजिड्यूरी पावर्स हो, चाहे जो भी। तो इसमें सिंपल आंसर है गवर्नर जनरल के ही पास पावर रहेगा पूरा। और ये इसमें देखें भी तो ये थोड़ा सा कॉमन लगता है गवर्नर जनरल रेदर देन इन तीनों के इसमें कंपैरिजन में। तो ये तो पूरा फैक्चुअल है, आपको पता होगा। आप उसमें 1935 एक्ट में प्रॉपर एक लाइन लिखा हुआ है कि हाँ रेजिड्यूरी पावर्स गवर्नर जनरल को ही जाएंगे। ये भी पॉलिटी से है, डायरेक्ट क्वेश्चन। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही सी कॉज टू बी मेंबर ऑफ असेंबली। तो इसमें सेकंड ऑप्शन है, पहला चलिए कंफ्यूजन में रखते हैं कि नहीं नहीं पता हम, सॉरी। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately। तो ये वाला ऑप्शन है सेकंड वाला, कि इमिडिएटली उसको छोड़ना होता है, ये सही नहीं है। वो जब तक वो पहले एक प्रो टर्म स्पीकर लाते हैं उससे पहले जस्ट छोड़ना होता है स्पीकर को। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सबको पता है कि स्पीकर तुरंत नहीं छोड़ता है, वो हम पॉलिटी पढ़ा होगा हमने, तो उसमें प्रॉपर हमें पता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हम लगाएंगे। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और ऑफिस इफ ही सीज टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। हाँ, सिंपल सी बात है कि अगर आप मेंबर ही नहीं रहे तो किसी आउटसाइडर को क्यों कोई स्पीकर बनाएगा। अगर आप असेंबली के मेंबर हैं तभी आप वो है स्पीकर हैं, अदरवाइज आप नहीं रहेंगे। क्योंकि आउटसाइडर कोई आके स्पीकर ऐसा तो होता नहीं है बन जाएगा। क्योंकि स्पीकर का जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे सिलेक्शन वाला, तो उसमें लिखा है कि अमॉन्ग्स द मेंबर्स चूज किए जाते हैं वो। तो जब आप मेंबर ही नहीं रहे तो आप स्पीकर कैसे रहेंगे। तो ये भी कॉमन सेंस पे है। तो ये वाला चीज है कि हाँ पहला सही है, दूसरा गलत है। तुरंत वैकेट नहीं करता है स्पीकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। ठीक, अब इस चीज को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाता है। पहला ये ऑप्शन कहाँ, लिटिल लॉ एंड लिबर्टी इफ मोर लॉज, ये चीज शायद पॉलिटी में तो मुश्किल है मिलना। ये एक एक दो ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं जो डायरेक्ट पॉलिटी से नहीं आते, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, दिस लक्ष्मीकांत से। इसमें अगर हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो इफ देयर आर मोर लॉज देयर आर लेस लिबर्टी, इफ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, if there is liberty law have to be made by the people, if laws are changed too often liberty is in danger। तो ये लाइंस कहीं ना कहीं उनके हैं, अंबेडकर जी के लाइंस हैं जो बोलते रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं या तो मैंने पॉलिटी में ही पढ़ा है या फिर कहीं पे पढ़ा है कि अगर हमारे पास लॉ रहेगा ही नहीं तो कोई लिबर्टी नहीं रह जाएगी। पहला ऑप्शन है इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई कई सारे, अब आप देखोगे कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लॉज ज्यादा है, जैसे यूएस है, यूएसए में लॉ ज्यादा है, तो वहाँ पे लिबर्टी भी अच्छा खासा है। ऐसा ऐसा नहीं कहा, सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली हर चीज एकदम कोडिफाइड है, लेकिन लिबर्टी वहाँ पे बाकी कंट्रीज से काफी सारी कंट्रीज से ज्यादा है। पहला वाला ऑप्शन इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन को साइड में रखते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन पढ़े, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। अगर लोग लॉ बनाने लग गए तो फिर हर आदमी अपना लॉ बनाएगा। ये भी बहुत ही वेग स्टेटमेंट हो गया, ये तो फिर अफगानिस्तान वाली बात हो गई, सब अपना अपना लॉ बना रहे हैं। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, ये भी सही है कि लॉ अगर जैसे बदलता रहा, अभी बांग्लादेश में हो रहा है कि पहले ये गवर्नमेंट आई इसने ये लॉ बनाया, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई इसने ये लॉ बनाया, तो फिर लिबर्टी डेंजर में आ जाता है, क्योंकि लॉ चेंज करना जहाँ इजी हो जाता है वहां पे पावर्स, स्टेट के पावर कम हो जाते हैं, पीपल के पावर कम हो जाते हैं। जहाँ लॉ रिजिड है, मतलब वो चेंज करना बहुत मुश्किल है, वहां लिबर्टी बहुत ज्यादा है। तो सिंपल सा आंसर बचता है, इफ देयर आर नो लॉ देयर विल बी नो लिबर्टी। ये भी कॉमन सेंस का है, इसमें जरूरत नहीं है हमें कि पॉलिटी पढ़ा जाए या फिर कोई फिलोसफी पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो हमने अगर पढ़ा है तो हाँ हमें पता है कि हाँ गवर्नर के अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको प्रिविलेजेस होते हैं। The emoluments and allowances of the governor of the state shall not be diminished during the term of his office। तो हमें ये भी पता है कि हाँ ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, और इसमें ऐसे गलत करना वो नहीं। और पॉलिटी में ऐसा है कि पॉलिटी में चीजें बहुत ही फैक्चुअल आती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आती हैं, आपने पढ़ा है तो आराम से कर दोगे। तो हमें पता है कि हाँ गवर्नर होता है, उसका सैलरी हम ऐसे डिमिनिश नहीं हो सकता है टर्म ऑफ ऑफिस में। गवर्नर को हटाया जा सकता है, समझ में आता है, पर उसके सैलरी को ऐसे कोई मतलब डिसिप्लिनरी एक्ट वाला वो पोजीशन नहीं है कि उसका मतलब गवर्नमेंट जॉब में है कि उसका उस पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बैठा दो, सैलरी डिमिनिश कर दो एंड ऑल। तो ये दोनों आंसर बोथ 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये एकदम प्रॉपर फैक्चुअल चीज है, बनी ठनी कहाँ से आता है, तो ये किशनगढ़ से आता है। इसमें आपको आता है तो आप लगाओगे, नहीं आता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये फिर से थर्ड, मैंने बोला था ना इसी साल यही न्यूज में था, ये थर्ड करके इन्होंने लगाया था। एंटी मिसाइल सिस्टम है, आई थिंक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इस टाइम पे न्यूज में था, इसराइल पैलेस्टीन वाला इशू चल रहा था, तो इस टाइम पे थर्ड लगाया था यूएस ने, तो कोरिया ने शायद उसको अगेंस्ट में उसके कुछ लाइंस यूज करी थी कि मेरे सिक्योरिटी को इशू है नॉल है। तो उस समय न्यूज में था बहुत सारा, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है ये, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। इतना न्यूज में था उस टाइम पे कि हर रोज आर्टिकल आ जाते थे इस पे कि अमेरिका इंक्रोच कर रहा है उसकी सिक्योरिटी एंड ऑल पे। तो ये भी फिर ये देखो आप करंट अफेयर में एक जैसे एटॉमिक वाला चीजें न्यूज में थी उस टाइम पे, तो एटॉमिक पे 3 क्वेश्चन है। ये इजराइल वाला क्वेश्चन है, इजराइल में भी 3 क्वेश्चन है। एक उसमें मैचिंग वाले में भी आया था, एक 2 स्टेट सॉल्यूशन में आया था, एक थर्ड वाले पे आ गया। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन, अगर आप पर्टिकुलर एक टॉपिक है ना जिस जो न्यूज में चल रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, उसका अपना करंट सारे एस्पेक्ट अपना देख लो कि क्या हो रहा है, क्या क्या कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उनके क्या क्या स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या सिटीज हैं वहां पे जो भी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, उनके कोलैबोरेशन किस कंट्रीज से ज्यादा है, उसमें डिराइव करने में इजी लगता है। जैसे 6 ऑप्शन कंट्रीज दे दिए उन्होंने, और बोलेगा कि इन कौन से इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, या पर्टिकुलर ग्रुप में कौन है, तो हमें पता रहेगा कि हाँ इसराइल के साथ यूएस है, तो वो पैलेस्टीन के साथ किसी ग्रुप में नहीं आ सकता। तो बहुत ही डिराइव करना इजी हो जाता है, तो पर्टिकुलरली ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, न्यूज में जो भी चीजें चल रही हैं उसके बारे में पूरा अच्छे से जानना बहुत जरूरी हो जाता है।
Next is with reference to cultural history of India, consider the following statements. Most of the Tyagaraja Kirtis are devotional songs in praise of the Lord Krishna. तो ये बहुत ही जनरल सी लाइन है, ठीक है, कि त्यागराज के डिवोशनल सॉन्ग्स थे वो कृष्णा के उसमें प्रेज में किए गए हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब ऐसे किया जाता है कि एग्जामिनर को नहीं पता है कि कितने डिवोशनल सॉन्ग बनाए गए थे, और ये बहुत ही मतलब ऐसे कोई रिटर्न कोई भी कुछ नहीं है, तो ये इसमें गलत करना इसको कि ये रॉन्ग है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है त्यागराज क्रिएट सेवरल न्यू रागा, ठीक है, तो ये भी ऐसा हो जाता है कि अ, इसमें वो कर सकते हैं कि गलत होना में मोस्ट ऑफ द सॉरी सॉरी वन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानते हैं इसमें कंफ्यूजन है कि त्यागराज ने बनाए थे, नहीं कि त्यागराज कृतीज आर डिवोशनल, ठीक है, सॉरी मैंने एक कृतीज वर्ड छोड़ दिया, मुझे लगा त्यागराज ने जितने जो बनाए थे वो डिवोशनल सॉन्ग थे कि नहीं जानते, ठीक है। तो वो कृतीज जो थे त्यागराज के, त्यागराज थोड़ा सा वो वैष्णवाइट थे, उसने लॉर्ड रामा के लिए किया था, कृष्णा के लिए नहीं किया था। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से। ये सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार कि त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, ठीक है। तो ये बहुत ही जेनरिक लाइन है, कोई नहीं बोल सकता कि नहीं उन्होंने कोई रागा नहीं क्रिएट किया था। पता चला मैं बोल रहा हूँ कि त्यागराज ने नहीं, कोई रागा नहीं क्रिएट किया था, तब तक कोई बुक मिली हिस्ट्री में मेरे को, वहां पे लिखा हुआ है कि त्यागराज ने 2 नया राग क्रिएट किया था। तो ये बहुत ही चीजें वेग हो जाती हैं, एम्बिगुअस हो जाता है थोड़ा सा, तो ये चीज को गलत नहीं बोला जा सकता। तो एक चीज सही होगा, टू, टू सही है, तो ये ए ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। अन्नामाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरीज, तो यूपीएससी का रूल है कि अगर लिख रहा है कि ये दोनों कंटेम्प्रेरीज हैं तो ये जनरली गलत होता है, ठीक। ऐसे जनरली ये नहीं बोल सकते कि 100% गलत ही होगा, पर मैंने अभी तक जहां तक क्वेश्चन देखा है 17 18 19 20 में जब भी, तो कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं, ये दोनों कंटेम्प्रेरी रहे हैं, तो वो जनरली गलत ही होता है, ठीक। तो अगर मैं गेस वर्क करूं तो मैं 3 को हटाऊंगा तो ये हटेगा, ये हटेगा, हटेगा, आंसर वैसे भी आ जाएगा 4 बी। लेकिन हम 4 वाले को पढ़ते हैं। अन्ना मचा डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि होता था कि नहीं होता था, उनके सॉन्ग किसके लिए हैं, कृष्णा के लिए थे कि किसके लिए। पर ये जो ऑप्शन है थर्ड को एलिमिनेट किया और सेकंड को सही किया, उसी से आंसर आ जाएगा कि हाँ ऐसा किया। तो अभी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस अगर आए हैं कि त्यागराज किसके लिए मोस्टली गाते थे, मीरा किसके लिए गाती थी, रामचरित मतलब ये कबीर मतलब किसको प्रेस करते थे या ना, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ना है वो हो जाता है। जब ऐसे क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में पुराने किसी भी पेपर में, लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर 8 ईयर्स, तो फिर जब आप पढ़ रहे हो नेक्स्ट टाइम आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, तो आप जितने भी लोग हैं सबका एक बार देख लेना कि पर्टिकुलर ये महाराष्ट्र वाले थे, ये लोग विट्ठल देवता को पूजा करते थे ना, तो ये देखना है आपको। क्या विठल ही तो है आई थिंक, आई एम नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र ना। एक दिलीप, यस सर। क्या गॉड क्या नाम है वहाँ के, महाराष्ट्र के गॉड है जो हाँ जनरली हाँ, विट्ठल 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 विठल, हाँ ठीक है, सॉरी मैंने कहा कि गलत प्रोनाउंस नहीं हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का कौन सा मेन फीचर है, तो ये कुछ उसमें दिया हुआ है, पॉलिटी का चैप्टर है, उसमें आई थिंक चैप्टर फीचर्स है या फिर कोई है, प्रॉपर इसमें डिफिनीशन दिया गया है कि रूल ऑफ लॉ इसमें से क्या क्या होगा। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है लिमिटेशंस ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ में होना जरूरी है, अगर पावर को लिमिट ही नहीं करेंगे तो ये डेस्पोटिक हो जाएंगे पूरे। तो ए ऑप्शन सही है कि हाँ ए तो सही होगा, ए सही होगा, तो मान लो कि ये बी वाला एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये चीज हो जाएगा आपका सही कि हाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ तो होना चाहिए तभी रूल ऑफ लॉ रहेगा। पीपुल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, ये इन्होंने उल्टा कर दिया है, ठीक, गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पीपुल होना चाहिए तभी रूल ऑफ लॉ है। पीपुल पीपुल क्यों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे गवर्नमेंट के लिए, ठीक, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो लिटरली ये थर्ड एलिमिनेट करेंगे तो ये थर्ड गया, ये गया, बचा बी एंड सी। बी एंड सी में लिबर्टी एंड सिविल राइट ये भी रहेगा, तो ये तीनों बहुत इजी हैं कि हाँ ये तो होना ही चाहिए रूल ऑफ लॉ में। लेकिन थर्ड वाला है ये पूरा प्रॉपर गलत है, ये थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे हाँ, तो ये आराम से इजीली एलिमिनेट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है लीगल टेंडर मनी,
लीगल टेंडर मनी इकोनॉमी का सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे स्टार्टिंग में ही जब करेंसी वर्ड स्टार्ट होता है कहीं भी, मुनाल वगैरह जो भी पढ़ोगे आप लोग, तो उसमें स्टार्टिंग में ही लीगल टेंडर के बारे में बात करते हैं। तो अगर ऑप्शन पढ़े, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस। ठीक। तो इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि लीगल टेंडर मतलब लीगल केस से रिलेटेड, अगर किसी को नहीं पता है तो शायद कंफ्यूज हो जाए, तो ये चीज तो गलत है। हमें पता है कि लीगल टेंडर करेंसी से रिलेटेड है, तो ये कोर्ट वाला चीज तो होगा नहीं। मनी विच इज a creditor is under compulsion to accept in the settlement of the if of his claim। तो जनरली ये उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन किया था तो मेरे को ये समझ में नहीं आया था सेकंड वाला का, क्योंकि लीगल टेंडर का मतलब मैंने समझा था कि वो है जिसको हम यूज कर सकते हैं फ्रीली मार्केट में, उसको कोई मना नहीं कर सकता कि हम इसको नहीं लेंगे। तो चलो ये भी कंफ्यूजन में है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक ड्राफ्ट बिल। तो हमें पता है कि लीगल में मनी ऐसा है कि कोई भी, अगर लीगल मनी ऐसा होना चाहिए कि हम किसी दुकान पे जा रहे हैं, हमें कोई भी चीज खरीदनी है, हम चाय ही खरीदने जा रहे हैं, तो हम अगर करेंसी किसी को दे रहे हैं तो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो लीगल टेंडर हो जाता है आपका। तो अगर ये बैंक चेक ड्राफ्ट, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन कंट्री। तो सिर्फ मेटेलिक मनी नहीं होता है। एक सेकंड आपको होल्ड करिए प्लीज। हाँ, मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन द कंट्री। तो हमें पता है लीगल टेंडर सिर्फ मेटेलिक मनी नहीं होगा, नोट्स होते हैं वो भी होते हैं, तो ये भी एलिमिनेट करना इजी हो जाता है। तो बचता ही है बी ऑप्शन। तो अगर हमें नहीं भी पता है कि क्या होता है एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा कम पता हो चीज, थोड़ा सा लीगल टेंडर का भी पढ़ा हो, उसका वेग सा एक डिफिनेशन हमने थोड़ा एग्जांपल में समझा हो, तो हमें जरूरत नहीं है कि एकदम पर्टिकुलर वो डिफिनीशन आना ही चाहिए, तो उसी से निकालेंगे आंसर हम। नेक्स्ट है, इफ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन first, opportunity cost is zero. Opportunity cost is ignored. The opportunity cost is transferred from consumer of the product to tax-paying public, and the opportunity cost is transferred from consumer of product to the government। अब ये चार ऑप्शन है, इसमें हम कॉमन सेंस लगाते हैं, हमें नहीं पता डेफिनेशन क्या है। ठीक। तो अगर गवर्नमेंट कोई कमोडिटी फ्री में प्रोवाइड कराती है पब्लिक को, ठीक है, तो जैसे कि गवर्नमेंट किसी पब्लिक को कोई होम बना के दे दिया किसी घर ने, कि हाँ आपको एक 2 BHK रूम दे दिया मैंने बना के, ठीक, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर वो गवर्नमेंट उसको कुछ और में इन्वेस्ट करती तो उसके उसको और कुछ प्रॉफिट होता, तो वो चीज तो बिल्कुल जीरो गलत होता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है, चलिए थर्ड को एक होल्ड करते हैं क्योंकि आंसर ये है। फोर्थ देखते हैं, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर टू द गवर्नमेंट। ठीक। तो गवर्नमेंट जो भी चीजें बना रही है, एक घर बना रही है, तो वो घर वो कहाँ से बनाएगी? पब्लिक से बनाएगी, पब्लिक हमारे टैक्स से बनाएगी। और सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो जनरली टैक्स मनी यूज करके, और किसी दूसरे इंसान को, आप हमारा टैक्स मनी यूज करेगी और किसी दूसरे इंसान को घर बना के देगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर से गवर्नमेंट को नहीं होगा, जबकि कंज्यूमर से टैक्स पेइंग पब्लिक को होगा। तो ये सिंपल आंसर है। अगर सी और डी में से हमें चूज करना हो तो हम यही चूज करेंगे कि हाँ, जो भी गवर्नमेंट चीजें फ्री में दे रही है वो कहीं ना कहीं हम जो टैक्स यूज कर दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वो चीजें हो रही हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। तो ये गेस करके यहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, increase in absolute and per capital real GNP do not connote a high level of economic development if increase in absolute and per capital real GNP do not connote a higher level of economic development if industrial output fail to keep pace with agricultural output, agricultural output fail to keep pace with industrial output, poverty and unemployment increase, import grow faster than export। ठीक। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो इकोनॉमिक जो जीडीपी एंड ऑल हो गया वो प्रॉपर इकोनॉमी हो गया, वो चीज अलग है। हमारा डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स आती है, वो चीज बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये चीज हम ध्यान देंगे कि जो भी हमारा, जैसे जीएस में, जीएस का पेपर है, GS3 में जो भी इकोनॉमिक जो हमारा सिलेबस है ना, उसमें डेवलपमेंटल इकोनॉमिक के बारे में लिखा गया है। ये नहीं लिखा गया है कि इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे, फैक्चुअल वाली चीजें। तो जनरली आप देखोगे तो जितने भी मेंस में पेपर आते हैं वो पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों से रिलेटेड आते हैं, ना कि प्रॉपर की जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये सब आप देखोगे क्वेश्चन कभी नहीं है। तो ये चीज देखेंगे। इसमें बाकी जो तीन है,
इसमें फैक्चुअल चीजों की बात कर रही है, डेवलपमेंट का कुछ समझ में नहीं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं। वो ग्रो हो रहा है, हो रहा है, वो बहुत ही इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट इफेक्ट है। एग्रीकल्चर आउटपुट और इंडस्ट्रियल आउटपुट से फिर कोई लेना देना नहीं है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये इनडायरेक्ट है, पर्टिकुलर इंसान को इफेक्ट बहुत मुश्किल से करता है। ठीक। तो जो अगर हम सबसे जो यूनिक सा अलग सा दिख रहा है वो है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। तो इसमें जनरली हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं अगर कुछ हमें समझ में नहीं है, हमें नहीं पता है कि जीएनपी क्या होता है, या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आपको जीएनपी पता है और वो क्या उसका यूज है, कैसे फार्मूला वगैरह यूटिलाइज करते हैं, तो आप आंसर आराम से निकाल लोगे। पर कैपिटा इनकम क्या होता है ना, नहीं पता है तब भी गेस मारने के लिए ये सी ऑप्शन जा सकते हैं इजी। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ a प्रोसेस which enables। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा? इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। ठीक है, तो मानते हैं कि अंबानी कैपिटल एक्यूमुलेट कर रहे हैं, फिर कोई पर्टिकुलर मैं ही एक कैपिटल कहीं से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ होगा? ये तो बहुत ही वेग है, तो ये हटा देंगे, ये नहीं होगा। फिर इंक्रीजिंग द स्किल नॉलेज एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। हाँ, इसको बोल सकते हैं कि स्किल और नॉलेज इंसान का बढ़ेगा तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि वो इसको यूटिलाइज करेगा। एंड उससे हम जनरली क्या होता है, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात ही होती है तो हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन बढ़ाओ, अवेयरनेस लाओ, इसको बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ। ठीक है, टेंजिबल वेल्थ हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो कि टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब टेंजिबल मतलब जिस चीज को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हो गया जैसे मूवेबल थिंग्स, कार खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली। इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो होगा नहीं। ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा इनटेंजिबल वेल्थ जो होता है उससे, जैसे कि पॉवर्टी हटाना है, जो हेल्थ का इम्प्रूवमेंट करना है, शायद जो भी स्किल, इंटेंजिबल स्किल भी आ जाता है, स्किल हमारा आ जाता है, वो इंटेंजिबल में आ जाता है। तो जनरल बहुत ही कॉमन सेंस आंसर है कि इसका 2 और 4 आंसर होगा, क्योंकि बाकी दो चीजें बहुत ही ऐसे टेक्निकल चीजें हैं। इससे हमारा पर्टिकुलर कुछ सोशल डेवलप, स्किल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये सब कुछ नहीं होता है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वो बहुत ही बड़ा टर्म है, इसको ऐसे पर्टिकुलर किसी टेक्निकल चीज से लिंक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 50। हम आज 50 ही करेंगे, जनरली आज बहुत ही लंबा सेशन हो गया, तो 50 करके रखेंगे। नेक्स्ट 50 हम नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम मिल जाता है तो मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन may not result in significant increase in output due to weak administrative machinery, illiteracy, high population density, high capital output ratio। तो अगर मेरे को कुछ नहीं पता तभी मैं देखूंगा कि कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा है, आउटपुट की बात कर रहा है, और एक डी ऑप्शन में ही है जहाँ पे थोड़ा सा ये दिख रहा है। तो अगर मेरे को थोड़ा सा मारना हो, गेस करके मारना हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट ही करना है, मेरे को कुछ भी नहीं पता, तो मैं ये वाला डी वाला ऑप्शन मार सकता हूँ इसमें। इसमें कैपिटल की भी बात है, आउटपुट की बात है। ठीक, लेकिन इसका आंसर ये कह रहा है कि हमारा रियल कैपिटल जो है, हाई सेविंग इकोनॉमी है, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन आउटपुट नहीं बढ़ा रहा है। तो आउटपुट हमारा कब नहीं बढ़ेगा? जब हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ही ज्यादा हाई होगा। जितना ज्यादा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है उतना कम डेवलपमेंट होता, इंक्रीज होता है उसमें एफिशिएंसी में। और जितना कम होता है, कैपिटल ज्यादा रहेगा, आउटपुट कम रहेगा, तो ऑटोमेटिक जैसे आउटपुट है 5, कैपिटल है 10, तो ये 2 आया इसका जो कैपिटल रेशियो है। मतलब हम कैपिटल ज्यादा लगा रहे हैं, आउटपुट कम आ रहा है। लेकिन यही चीज अगर उल्टा हो गया, आउटपुट है 10, कैपिटल 10, आउटपुट 5। हाँ, यही चीज उल्टा हो जाता है अगर ये आपका कम है और आउटपुट ज्यादा है, तो रेशियो ये कम हो जाता है, 1/2 हो जाता है, यानी कि 0.5। मतलब कम रेशियो का मतलब डेवलपमेंट ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा आ रहा है। तो ये सिंपल सा हम इसमें डी ऑप्शन मारेंगे। ये थोड़ा सा फैक्चुअल भी है और कॉमन सेंस से भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस नॉलेज कैसा है, आपकी किस चीजों को कितना बढ़िया से आपने ग्रैब किया है। तो मैं अभी 50 रन देता हूँ, क्योंकि लिटरली 1.5 घंटे के आसपास हो गए, और थोड़ा सा बोर भी हो जाएगा, बहुत लंबा खींच दूंगा तो। मैं ऐसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, अगर किसी को 10-15 मिनट में इसको एंड करेंगे, किसी को जो क्वेश्चन अगर वो किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हाँ सर, मतलब सेशन तो काफी अच्छा था, बट ठीक है, अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी अगर किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है तो हम एक 10 मिनट का सेशन रख सकते हैं सर, जिसमें अगर किसी का कुछ डाउट्स है तो प्लीज सॉल्व करना सर।
गाइस किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज यू कैन आस्क। So I have a doubt. श्री आपका वॉइस क्लियर ये नहीं। आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। Now is it audible? हाँ ब्रेकिंग नो, स्टिल ब्रेकिंग। Hello. हेलो, Sir, now is it audible? हाँ इट्स ऑडिबल नाउ। Okay. Sir, आपने वर्ड्स एक स्टेटमेंट बोला था कि वो कभी भी हमारी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है वो भी एक्सेप्ट करेगा। तो सर उस टाइम पे मुझे एक क्वेश्चन आया कि अगर कोई ब्रिटिश है और उसको डोमिनेटिंग है वो इंडिया पे, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज करने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लगा। तो उस हिसाब से मैं वो स्टेटमेंट सही मानने वाली थी। तो नहीं नहीं ऐसे आगे उसको कैसे रेक्टिफाई करूं? नहीं, वो वही कह रहा हूँ ना कि आपका नॉलेज वो तो बहुत ही कॉमन था। वो आप वुड डिस्पैच पढ़ोगे ना तो आप उसमें पर्टिकुलर वो लिखा हुआ है कि हाँ उन्होंने वर्नाकुलर को ही प्रमोट किया था, इंग्लिश को प्रमोट नहीं किया था। जो भी थे वुड डिस्पैच वाले 1854 वाले जो भी डफरिन थे, तो उन्होंने उस चीज को प्रमोट किया था। तो ये फैक्ट है। ये अगर आपको नहीं आता है तो मैंने जो चीजें बताई ना वो चीज ऐसा था कि आपको नहीं आता है तो आप कैसे सोच सकते हो। तो अगर आप किसी अब मैं बोलूं जैसे मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर गांव में हूँ और मैं जितने भी गांव के टीचर हैं उनको किसी को टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं आता और मैं अचानक से आके बोलूं कि कल से सभी लोग कंप्यूटर यूज करेंगे, तो ये फिजिबल तो नहीं है। ओके। यस। मैं कहूंगा कि आप लोगों को एटलीस्ट ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या फिर ऐसा करेंगे कि जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनको पहले कंप्यूटर करते हैं क्योंकि उनका कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा है। हम फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर मैं चाहूँ, अब आज भी इंडिया में हमारे हम फर्स्ट क्लास के बच्चे अपने बच्चे को पहले मदर टंग ही ट्राई कराते हैं। इंग्लिश बहुत ही बहुत हाई लेवल स्कूल्स वगैरह में ये होता है कि फर्स्ट क्लास से इंग्लिश से स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज बच्चे अभी वर्नाकुलर में पढ़ते हैं। तो ऐसे सोचा करेक्ट। सकता है कि किसी भी चीज को एकदम इम्पोज नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। वो उनको डोमिनेट होना है तो उसको धीरे धीरे ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा उनको। तो ऐसा कर सकते हैं 6 क्लास के बाद इंग्लिश लगा दिया, पर डायरेक्ट जीरो फर्स्ट क्लास से नर्सरी से इंग्लिश नहीं लगा सकते। तो वो सर भी जनरल माइंडसेट से ही हमें एलिमिनेट करना है ना कुछ? हम्म, ओके। और सर मनी बिल का भी एक क्वेश्चन था। सर आपने सी ऑप्शन बोला था उस टाइम पे, मनी बिल में कंटिजेंसी फंड की जगह वो दूसरा फंड आएगा। तो सर मुझे उसमें बी वाले में भी कंफ्यूजन हुआ। स्टेटमेंट ऐसा था दैट मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड और द कंटिजेंसी फंड। तो बी और सी में 50-50 में फिर कैसे हाँ, सिलेक्शन करना चाहिए? वो फैक्ट है, पूरा फैक्ट जब आप पढ़ोगे मनी बिल के बारे में पढ़ोगे ना तो उसमें लिखता है कि यस सर। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, ये पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है मनी बिल के बारे में। ठीक है, ओके। कंटीजेंसी फंड का अगर बोलता है वो मनी बिल एक बड़ा सा टर्म है जितने भी फंड से रिलेटेड है चीजों को रखेगा। ठीक है, लेकिन पैसे जनरली उससे निकलते हैं, वो बहुत ही छोटा सा फंड होता है कंटीजेंसी फंड, उससे पैसे निकालना। हाँ। हाँ मतलब वो शायद उसके कुछ रूल्स भी अलग होते हैं, प्रेसिडेंट शायद एक्शन दे देता है तो उससे निकल जाते हैं। हाँ, तो वो आपने या तो आप मनी बिल आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है या तो आपने वो तीनों फंड पब्लिक अकाउंट कंटीजेंसी और कंसोलिडेट पढ़ा हुआ है, तो इनमें हो जाता है। जो भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आप लगा दोगे। और जनरली बिना पढ़े जाके पेपर निकालना ऐसा तो हम जनरली नहीं सोचते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ नहीं पढ़ करेंगे लेते ऐसा। हैं तो हम वो इंटेलिजेंट गेस बोलते हैं, इंटेलिजेंट रिस्क बोलते हैं, ऐसे कर सकते तो पॉलिटी के क्वेश्चंस में मेजॉरिटी टाइम्स मेरा 50-50 में ही कंफ्यूजन होता है। हैं। तो तो उस टाइम पे लीव करना चाहिए कि मार्क कर लेना चाहिए पॉलिटी के क्वेश्चंस? मैं 50-50 तो जहां भी आ गए वहां पे आप मार्क कर लो, मैं ये कहूंगा, क्योंकि आप ऐसे तो पेपर में कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें 50-50 आ जाएगा या फिर 1/3 आ जाएगा। तो आपको लिटरली मार्क कर लेना चाहिए मार्क उसमें। कर लेना है। अभी 2 महीने हैं, मैं तो कहूंगा कि जनरली आप लोग अगर पॉलिटी अभी भी अच्छे से ध्यान से दे दो तो बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटी से हो जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके। आप फैक्चुअल कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर से जिन्होंने ना 100-100 पेज की कंपाइलेशन निकाली हुई है पॉलिटी की बुक्स की पूरे यस सर। लक्ष्य, वो 100 पेज आराम से पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट उसमें 80-90% क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके। एंड सर लास्ट क्वेश्चन। सर आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस या मिनिस्ट्रीज जो भी है, सर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था रिलेटेड टू फूड एंड ऑल। तो उसमें 3-4 मिनिस्ट्रीज कॉमन थी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो एलिमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और अभी एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी पढ़ा रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जिसमें ILO, IMF, WTO ये सब ऑर्गेनाइजेशंस थे।
आपने उस टाइम पे कहा था कि नॉलेज से हमें एलिमिनेट करना है, बट सपोज हमें नॉलेज नहीं है उस बात का, तो आपने कहा था कि कोई कॉमन नाम जो उस टाइम पे ज्यादा फैला हुआ है उसको, जैसे लाला लाजपत राय। तो सर उसमें ऐसा हो कि दो तीन नाम ऐसे हो जो बहुत कॉमन हो, तो हाँ, हमें मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन। जैसे मेरे भी ऐसे गलत हुए हैं इससे पहले। मैं जब जितनी बार भी मैंने पेपर दिया है, मैंने ये ट्रिक यूज किया है, और दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे, अगर मैं 6 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे और 6 में मैं, अगर किसी में गांधी जी है, किसी में विजयनगर एम्पायर लिखा हुआ है, किसी में अशोका लिखा हुआ है, तो मैंने मोस्ट पॉपुलर को मार दिया कि ये हो सकता है, मार देते हैं, रिस्क ले लेते हैं। तो हो सकता है, अगर मैं वही कहा मैंने, अगर 6 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मेरे अगर ओके। तीन तीन भी सही होंगे तब भी मैं पॉजिटिव में रहूंगा। ओके, तो ये भी रिस्क लेना है हमें। हाँ, तो ये है कि अगर आपको 4 क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि चारों क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन मेरे छूटे हुए हैं पेपर में और मेरे को रिस्क लेना चाहिए, तो लिटरली ले सकते हैं। चारों क्वेश्चन में करोगे, आप चारों का ए भी मार दो ना, बी मार दो, तो हो सकता है एक सही हो जाए। अच्छा। तो ओके, न्यूट्रल। रिसेंटली हम टेस्ट भी दे रहे थे सर, उसमें भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं जिसमें थोड़ा आप मॉक कंफ्यूजन। टेस्ट ना, मॉक टेस्ट यूपीएससी को कभी वो नहीं कर सकता, रीच नहीं कर सकता मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बस आप दो पर्पज के लिए करो, एक थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए, और दूसरा टाइम पे पेपर कंप्लीट हो जाए। मॉक ओके। पेपर में ये सब ट्रिक्स और ये सब यूज नहीं होते। मॉक पेपर में सीधे वो फैक्ट से उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, ये लोग ओनली एंड ऑल यूज नहीं करते, और उतना सोचते भी नहीं है बनाने में। मॉक पेपर्स ऐसे हो जाते हैं कि वो किसी को, सबऑर्डिनेट को किसी को दे देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं कि ये लो बना दो, कुछ पैसे पे एंड ऑल। कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो वो लोग उतना नहीं सोचते कि हमें बच्चों को वो वाली क्वालिटी देनी है जो यूपीएससी देता है। तो मॉक टेस्ट को इतना सीरियसली नहीं ले सकते। उसको ऐसे करो, बस इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ 2 घंटे में मेरे पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, स्ट्रेंथ से क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं और मैं 2 घंटे में उसको कंप्लीट कर ले रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो चीज देख सकते हैं। जैसे कि मैं 2021 में देख रहा था, उस टाइम पे मैं पेपर दे रहा था, तो मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी एक पर्टिकुलर पोर्शन आता है जहाँ पे 6 6 7 7 क्वेश्चन के ऑप्शन सेम होते हैं, सी 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 डी 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 ऐसे करके, छह यस। सात हाँ। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया था जब मेरे बाकी एग्जाम, मतलब 19 में या 20 में मैंने पेपर दिया था, 20 में उसमें ये चीज आया था, तो मेरे को डाउट क्रिएट हो गया कि ऐसे कैसे हो रहा है कि सारा डी डी हो रहा है, इसमें दो चार मेरे गलत तो नहीं है। और लकीली सारे सही हुए थे, पूरा का पूरा। तो ये आप पैटर्न नोट करोगे ना, प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, तो ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा यूपीएससी सोचता क्या है। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू श्रेया। एनीवन एल्स, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, सो दैट वी कैन वाइंड अप द सेशन। अगर किसी को कुछ डाउट्स नहीं है तो, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। एनीवन? ठीक है, आई थिंक सर मोस्टली किसी के और डाउट्स लग नहीं रहे हैं, सो हम क्लोज कर सकते हैं सर। ओके दिलीप, सो आई एम लीविंग नाउ। थैंक यू ओके। एवरीवन, थैंक यू फॉर ओके। ज्वाइनिंग। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।